लॉयड एक शरारती और पेपलू सा दिखने वाला लड़का है जो कुनलुन नाम के एक रहस्यमय गांव से आता है। ये गांव दुनिया के सबसे खतरनाक लास्ट डंजन के आसपास बसा हुआ है। अपने गांव में लॉयड को सबसे कमजोर बच्चा माना जाता था क्योंकि वो एक छोटा सा खरगोश तक नहीं पकड़ पाता और जंगल के छोटे मोटे जीव भी उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देते थे। थोड़ा बड़ा होने के बाद लॉयड फैसला करता है कि वो किंगडम की आर्मी में एक सैनिक बनेगा। इसलिए वो पास के एक शहर की तरफ निकल पड़ता है जहाँ रॉयल पैलेस मौजूद है। वहाँ उसकी मुलाकात मारी नाम की खूबसूरत लड़की से होती है जो विच ऑफ द ईस्ट साइड के नाम से मशहूर है। जैसे लॉयड उसे हाय हेलो करता है, मारी लॉयड से कहते हैं कि पुराने समय से विचेस लोगों की इच्छाएं पूरी करती आई है, लेकिन हर इच्छा की एक बड़ी कीमत होती है। फिर वो लॉयड से पूछते हैं कि उसकी इच्छा क्या है और उसके लिए क्या वो कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन लॉयड मासूम चेहरे के साथ जवाब देता है कि वो तो बस एक सैनिक बनने आया है और कुछ समय के लिए उसके घर में रुकेगा। मारी उसका सीधा साधा चेहरा देखकर उसे किसी होटल में जाने को कह देते हैं और उसे वहाँ से भेजने की कोशिश करते हैं। तब लॉयड एक क्रिस्टल बॉल निकालता है और बताता है कि वो कुनलुन गांव से आया है। ये सुनते ही मारी घबरा जाते हैं। वो तुरंत क्रिस्टल बॉल के सामने झुक जाते हैं और उसमें से एक प्यारी सी लड़की का वीडियो चलने लगता है जिसका नाम आल्का है। आल्का बताते हैं कि वो कुनलुन गांव की मुखिया है। पता चलता है कि वो मारी की टीचर भी है। आल्का मारी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लॉयड का ख्याल रखे क्योंकि एक दिन वो एक महान हीरो बनेगा। मारी सोचते हैं कि वो आखिर लॉयड के साथ क्या करे, उसे क्या जादू वगैरह सिखाए या कुछ और। जब वो सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, आल्का बताती है कि ये तो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है। अच्छा रिकॉर्डिंग है क्या? बढ़िया है बुद्धि गई की मुझे आदेश देने वाली। लेकिन तब आल्का बता देती है कि वो मजाक कर रहे थे और असल में सब कुछ सुन रही है। मारी तुरंत दोबारा झुक जाते हैं। ये तो चीटिंग है ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर मजबूरन मारी लॉयड को अपने घर में रखने के लिए मान जाते हैं और क्रिस्टल बॉल को अलमारी में रख देते हैं। फिर वो लॉयड को पीछे के कमरे में भेज देते हैं। अंदर ही अंदर वो मानते हैं कि लॉयड असल में काफी अच्छा बच्चा है। लेकिन तभी आल्का अलमारी से बाहर आ जाते हैं और बताती है कि उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया है। वो मारी को सच चेतावनी देती है कि लॉयड के साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। साथ ही वो मारी पर एक छोटा सा कर्ज भी लगा देती है जिससे उसकी जिंदगी में बार बार छोटी छोटी परेशानियां आती रहेंगी क्योंकि उसने उसे बुरा जो कहा था। आल्का के जाने के तुरंत बाद मारी की मुसीबतें शुरू हो जाती है। वो अपने ही कपड़े में उलझकर मुंह के बल गिर पड़ते हैं। फिर उसके ड्रेस हल्का सा फट जाते हैं और रोते हुए अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। अगली सुबह मारी को एक मीठी सी खुशबू आती है। फिर वो देखते हैं कि लॉयड उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। लॉयड नाश्ता टेबल पर रखता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। दोनों बात करते हैं और लॉयड अपने सैनिक बनने के सपने के बारे में बताता है। वो कहता है कि अपने गाँव में वो सबसे कमजोर था और किसी लड़की को भी इम्प्रेस नहीं कर पाता था, इसलिए अब वो एक महान हीरो बनना चाहता है, बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह। मारी उसे पूछते हैं कि क्या उसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता है। लॉयड बताता है कि हाँ उसे पता है कि उसमें रिटन एग्जाम, कॉम्बैट एग्जाम और इंटरव्यू होगा। मारी समझाते हैं कि इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्बैट एग्जाम है। लॉयड कहता है कि उसे पता है और स्टेमिना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है क्योंकि उसे यहाँ पहुँचने में पूरे 6 दिन लग गए। मारी उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि कुनलुन गांव वैसे भी किंगडम से काफी दूर है, इसलिए ट्रेन से 6 दिन में पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है। तब लॉयड बताता है कि वो ट्रेन से नहीं आया था बल्कि पूरा रास्ता दौड़ कर आया है। ये सुनते ही मारी की हालत खराब हो जाती है। वो कहते हैं कि उसकी स्टेमिना तो अलग ही लेवल का है, लेकिन लॉयड बताता है कि उसके दादाजी के हिसाब से ये सफर 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए था। फिर मारी उससे पूछते हैं कि रास्ते में उसका सामना किसी मॉन्स्टर से हुआ था या नहीं। लॉयड कहता है कि मॉन्स्टर्स तो नहीं मिले, लेकिन रास्ते में बहुत बड़े बड़े कीड़े और आग उगलने वाली छिपकलियां जरूर मिली थी। अबे ओ खोचू, वही तो मॉन्स्टर है और वो भी खतरनाक वाले। मारी समझ जाते हैं कि लॉयड सिर्फ अनजान नहीं बल्कि अपनी शक्तियों के बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। मारी फिर से रोने लगते हैं और सोचते हैं कि आल्का ने उसके पास एक राक्षस भेज दिया है। लॉयड उसे एक रुमाल देता है और उसका हौसला बनाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी मारी को महसूस होता है कि उसकी स्किन अचानक बहुत मुलायम और चमकदार हो गई है। वो हैरान होकर पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। लॉयड बताता है कि उसने रुमाल पर एक ऐसा स्पेल यूज किया था जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को साफ कर सकता है। ये सुनकर मारी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अबे ओ, ये कोई साफ सफाई करने वाला स्पेल नहीं है, ये स्पेल किसी भी कर्ज को हटा सकता है। साला मुझे 3 साल लग गए थे इसको सीखने में। जब मारी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही होते हैं, लॉयड फिर से खुद को कमजोर बताने लगता है। वो माफी मांगते हुए कहता है कि शायद वो उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और फिर मासूम चेहरे के साथ बताता है कि उसके पास एक और छोटी सी मैजिक है, वो बारिश बुला सकता है। अबे पागल बच्चे, ये एडवांस स्पेल है, हर कोई नहीं कर सकता इसे। मारी कहते हैं कि कल से लॉयड मैजिक की जगह आम दुनिया की पढ़ाई और बेसिक चीजों के बारे में सीखेगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं तुम्हें एक जबरदस्त ऐप के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है हिप्पोविक्पी, जो तुम्हारी किसी भी खराब क्वालिटी की वीडियो को एकदम 2K या 4K रिजोल्यूशन तक ले जा सकता है। सिंपली वीडियो एनहांसर पे क्लिक करो, अपने शॉर्ट्स या वीडियोस को अपलोड करो, उसके बाद कोई सा भी AI मॉडल सिलेक्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर लो और बूम, तुम्हारा एनिमे एक्सप्लेन वीडियो एकदम 4K क्वालिटी में रेडी हो चुका है दोस्तों। इसमें और भी कई सारे फीचर्स है, जैसे तुम किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो को कलरफुल बना सकते हो या फिर किसी भी इमेज या प्रॉम्प्ट टाइप करके उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे सारा कुछ इन्फो दिया हुआ है, तो एक बार जरूर से चेक कर लेना। नाश्ता करने के बाद लॉयड बाहर निकलता है और देखता है कि शहर लोगों से भरा हुआ है।
पता चलता है कि नेशनल फाउंडेशन फेस्टिवल पास आ रहा है। हर तरफ अफवाहें चल रही होते हैं कि बहुत से लोग मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ जासूस बनकर पड़ोसी देशों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो चुपके से मॉन्स्टर शहर के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉयड इन सब बातों को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ एग्जाम को पास करने पर है। फिर वो दौड़ पड़ता है। इसी बीच एक लड़के जिसे लोग बेल प्रिंसेस कहते हैं एक आदमी से टकराती है जो उसे कहता है कि वो नोबेल परिवार के नाम पर एक कलंक है। दुखी होकर वो एक गली में चले जाते हैं, पर वहाँ उसका सामना एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से हो जाता है। मॉन्स्टर उसे पीछे गिरा देता है और उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी लॉयड आसमान से कूद कर आता है और उस कीड़े को जोर से जमीन पर दे मारता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर को उठा लेता है और ऐसे हटा देता है जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। साथ ही शिकायत करता है कि शहर में कितने सारे कीड़े हैं। फिर वो लड़की को खड़ा करता है, उसके कपड़ों से मिट्टी साफ करता है और अपने रुमाल से उसका चेहरा पोंछ देता है। फिर लड़के अपना नाम सेलन बताते हैं। लॉयड उसे हेलो करता है और वहाँ से चला जाता है। लॉयड से मिलने के बाद सेलन अपने कमरे में लौट जाते हैं और उसके बारे में सपने देखने लगते हैं। वो सोचते हैं कि क्या उसे मेकअप लगाना चाहिए, लेकिन फिर उसकी नजर अपने सर पर बंधे बेल्ट पर पड़ते हैं और वो रोते हुए अपने बचपन को याद करते हैं। एक बार उसने बेवकूफी में उस बेल्ट को अपने सर पर पहन लिया था और उस पर एक ऐसा श्राप लग गया जिससे वो बेल्ट हमेशा के लिए उसे चिपक गया। उसे याद आता है कि एक प्रीस्ट ने उसे कहा था कि उम्मीद मत छोड़ना, एक दिन एक ऐसी ताकत आएगी जो इस श्राप को तोड़ देगी। जब वो बेल्ट को खींचते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि बेल्ट आसानी से निकल जाता है। वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये सब लॉयड की वजह से हुआ है और उसी पल वो लॉयड के प्यार में पड़ जाते हैं। आखिरकार एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ जाता है और सब लोग मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने के लिए मैदान में जमा होता है। एकेडमी के ऑफिसर्स वहाँ कुछ फेमस लोगों को देखते हैं, जैसे बेल प्रिंसेस, एक हाथ वाली लड़की रीहो और लीडोकाइंस नोबेल का बड़ा बेटा एलन। वो बात करता है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं और ऊपर से उनकी राजकुमारी भी गायब हो गई है, इसलिए उन्हें भविष्य के लिए कुछ शक्तिशाली स्टूडेंट्स की जरूरत है। उधर रियो लॉयड के पास बैठी हुई घबरा रही होती है। उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे बार बार चेतावनी दे रही होती है कि इस लड़के से दूर रहना ही बेहतर है। ये दिखने में मासूम जरूर है, लेकिन सिर्फ एक चुटकी में ये पूरे देश को तबाह कर सकता है। तभी लॉयड उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रियो इतनी घबरा जाती है कि तुरंत लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। लॉयड माफी मांगता है कि उसने उसे डरा दिया। इसी दौरान रियो अचानक दीवार से टकरा जाते हैं और लगता है कि जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो, लेकिन असल में वो सेलन होते हैं जो लॉयड के पास आते हैं और रियो से पूछते हैं कि उसका लॉयड के साथ क्या काम था। जल्दी ही एग्जाम शुरू हो जाता है। सब लोग लोहे से बने उन पुतलों के सामने लाइन में खड़े होते हैं और उन्हें अपनी पसंद की किसी भी हथियार से हमला करने को कहा जाता है। रियो ऑफिसर के पास जाकर लॉयड की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं कि आखिर उसने किस तरह के मॉन्स्टर को चुन लिया है। ऑफिसर कहता है कि उसे भी खुद नहीं पता, उसने तो बस ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया था और अब उसे शक है कि अगर लॉयड सच में लड़ने लग गया तो शायद सब लोग मिलकर भी उसे रोक ना पाए। थोड़ी देर बाद लॉयड की बारी आते हैं और वो अपने कॉम्बैट एग्जाम के लिए आगे बढ़ता है। कुछ दिनों बाद एग्जाम के रिजल्ट आ जाते हैं। उसी वक्त आल्का मारी के पास आकर बैठती है और पूछते हैं कि क्या लॉयड पास हो गया। मारी कहते हैं कि भले ही लॉयड खुद को कमजोर समझता हो, असल में वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे पास होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वो ताकतवर हो भी क्यों ना। आखिरकार वो उस गाँव का रहने वाला है जिसे दुनिया के प्राचीन हीरोज ने उस खतरनाक लास्ट डंजन के पास फंसाया था। लेकिन दूसरी तरफ लॉयड रिजल्ट बोर्ड पर अपना नाम ढूंढता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम लिस्ट में तो है ही नहीं। उसी सुबह ऑफिसर कॉलिन नए स्टूडेंट्स के अटेंडेंस लेते हैं, जबकि सेलेन, रिहो और ऑफिसर मार्टोहन ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि लॉयड सिलेक्ट नहीं हुआ। सब मार्टोहन से जवाब मांगते हैं, लेकिन वो खुद भी उतना ही उलझन में होता है और बाद में एग्जामिनर से इस बारे में पूछने का फैसला करता है। इसी दौरान कॉलिन स्टूडेंट्स को उनके देश के हालत के बारे में बताते हैं। वो समझाते हैं कि उनके किंगडम और जियो एम्पायर के बीच लड़ाई होने की संभावना बढ़ रही है, खासकर इसलिए क्योंकि प्रिंसेस अभी भी लापता है। जो भी उसे ढूंढकर वापस लाएगा उसके लिए बड़ा इनाम रखा गया है। उधर लॉयड अपनी असफलता से उदास हो जाता है और धीरे धीरे मारे के घर की तरफ लौटने लगता है। रास्ते में वो कुछ मॉन्स्टर्स को आसानी से हटा देता है और एक होटल के बाहर पार्ट टाइम जॉब की नोटिस देख लेता है। वो तुरंत वहाँ पहुँचता है, लेकिन अंदर जाते ही होटल का मालिक उस पर हमला कर देता है। वो आदमी पहले रॉयल गार्ड रह चुका होता है और गायब हुए राजकुमारी का पर्सनल बॉडीगार्ड भी था। लॉयड समझाता है कि वो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब के लिए आया है क्योंकि मिलिट्री एग्जाम में फेल होने से वो बहुत उदास है। लेकिन होटल का मालिक क्रोम सोचता है कि ये सब झूठ है। उसे शक होता है कि लॉयड कोई खतरनाक जासूस हो सकता है क्योंकि वो उसकी भयंकर ताकत महसूस कर सकता है। लॉयड को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो क्या कह रहा है और वो सच में सिर्फ नौकरी के लिए आया होता है। एक लाजवाब खाना बनाकर और अपने जादुई रुमाल से पूरे जगह को साफ करके वो मालिक को इम्प्रेस कर देता है। आखिरकार क्रोम फैसला करता है कि लॉयड को अपने पास से रखेगा क्योंकि इस पर नजर रखना ज्यादा सुरक्षित है, बजाय इसके कि इतना ताकतवर लड़का पूरे शहर में आजाद घूमता रहे। एकेडमी में सेलेन और बाकी लोग लॉयड की एग्जाम शीट चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसने रिटन एग्जाम में अजीब सी चीजें बनाए हैं और इसी वजह से एग्जामिनर ने उसे फेल कर दिया। कॉलिन ध्यान से आंसर शीट को देखती है और समझ जाते हैं कि ये कोई अजीब चीज नहीं है बल्कि प्राचीन स्पेल्स है। वो हैरान रह जाते हैं कि लॉयड को इतनी पुरानी और रेयर मैजिक का ज्ञान कैसे है। सेलेन घोषणा करते हैं कि
कि वो प्रिंसेस को ढूंढ कर लाएंगे और इनाम के रूप में लॉयड को एकेडमी में एडमिशन दिलवाएंगे। सब लोग उसकी बात से सहमत हो जाता है। दूसरी तरफ लॉयड घर लौटकर आल्का और मारी को अपने फेल होने के बारे में बताता है और दोनों ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। आल्का मजाक में पूछते हैं कि शायद अब किंगडम को बर्बाद कर देने का समय आ गया है, लेकिन लॉयड मना कर देता है और कहता है कि वो अगले साल फिर से एग्जाम देगा। तब तक वो मारी के साथ ही रहना चाहता है और किराया भी देगा क्योंकि उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। वो आल्का से परमिशन मांगता है और आल्का भी उसकी बात मान लेती है। वो कहते हैं कि उसके इतने प्यारे से बच्चे की बात वो मना नहीं कर सकते। उसके बाद लॉयड अपने कमरे में चला जाता है। आल्का कहते हैं कि अब उसे गाँव लौटना होगा क्योंकि वहाँ के लोग उसे याद कर रहे होंगे। तब मारी उसे कहते हैं कि अगर उसके पास इतना वक्त है कि वो बार बार यहाँ आकर उसे परेशान कर सकते हैं तो फिर उसे किंगडम की मदद भी करनी चाहिए। आल्का पूछते हैं कि किंगडम की हालत कितनी खराब है। मारी बताते हैं कि कुछ सालों से राजा अचानक युद्ध पर तुला है और उनका किंगडम बहुत जल्द जियो एम्पायर के साथ लड़ाई में उतरने वाला है। आल्का कहते हैं कि कुनलुन गांव तभी मदद करेगा जब बात आम इंसानों की समझ और ताकत से बाहर हो, जैसे किसी दिमन लॉर्ड का खतरा या दुनिया को खत्म कर देने वाले कोई महाशक्ति। लेकिन जहाँ तक लोगों या देशों के बीच की लड़ाई का सवाल है, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके हिसाब से ऐसे समस्याओं को लोगों को खुद ही संभालना चाहिए। ये सुनकर मारी बताते हैं कि इसी वजह से वो 5 साल के सफर करके मास्टर एल्का के पास गए थे और उसे डिसएंचेंट स्पेल सीखा था। मारी कहते हैं कि वो किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को रोकेंगे, लेकिन एल्का उसे सख्त वार्निंग देते हैं कि लॉयड को इस मामले से दूर रखे वरना वो खुद पूरे किंगडम को मिटा देंगे। इसके बाद एल्का अलमारी के अंदर वापस चले जाते हैं ताकि अपने गाँव टेलीपोर्ट कर सके। जाने से पहले वो मारी को बदकिस्मत होने का श्राप दे देती है। जब भी मारी उसे गाली देगी या बुढ़ी बुलाएगी, उसके साथ कोई न कोई परेशानी हो सकती है। बदला लेने के लिए मारी क्रिस्टल बॉल को एक कुएं में फेंक देती है ताकि अगली बार जब एल्का आने की कोशिश करे तो आ ना पाए। अगले दिन मार्तोहान और रियो होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और लॉयड को ढूंढने की बात करते हैं। रियो हैरान होती है कि ये जगह अचानक इतनी मशहूर कैसे हो गई, क्योंकि पहले तो लोग इसे गंदे और सस्ती जगह समझते थे जहाँ बस बेकार खाना मिलता था। तभी उनका खाना आता है और दोनों महसूस करते हैं कि वो बहुत ही टेस्टी है। रियो इस होटल के मालिक के बारे में पूछते हैं और मार्तोहान बताता है कि वो पहले रॉयल गार्ड था। फिर वो पूछता है कि उसकी जगह एक ही रात में इतनी साफ और मशहूर कैसे हो गई। क्रोम बताता है कि ये सब उनके नए काम करने वाले बंदे की वजह से हुआ है। तभी लॉयड बाहर आता है और उसे देखकर दोनों हैरान हो जाता है। मार्तोहान क्रोम से लॉयड की असली पहचान पूछता है, लेकिन क्रोम कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। उल्टा वो उनसे पूछता है कि इतने ताकतवर लड़के को एग्जाम में फेल कैसे कर दिया गया। इसी दौरान लॉयड कचरा बाहर फेंकने जाता है और तभी वो देखता है कि मारी एक गली में जा रही है। वो उसके पीछे चला जाता है और ऐसे ऐसे एकेडमी के मैदान तक पहुंच जाता है। वहाँ स्टूडेंट्स की भीड़ लगी होती है क्योंकि सेलेन और एलन के बीच बहस चल रही होती है। एलन सेलेन को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पर दौड़ पड़ता है, लेकिन सेलेन के श्रापित बेल्ट अचानक एक्टिवेट हो जाते हैं और एलन के हाथ से कुल्हाड़ी को दूर कर देते हैं। तभी लॉयड वहाँ पहुँचता है और सेलेन तुरंत उसके पास आ जाते हैं। कॉलिन और मार्तोहान भी वहाँ पहुँचता है। सेलेन बताते हैं कि अब क्योंकि लॉयड यहाँ है तो वो उसकी तरफ से इस एलन बंदे से लड़ेगा। मार्तोहान एलन से पूछता है कि क्या वो सच में लॉयड से लड़ने वाला है। एलन जो खुद को एक ईमानदार नोबल मानता है कहता है कि वो एकेडमी के बाहर किसी आम नागरिक से नहीं लड़ेगा, लेकिन मार्तोहान उसे फुसलाकर कहता है कि मौका हाथ से मत जाने दो और लॉयड को हराकर दिखाओ कि नाइट से पंगा लेना आसान नहीं होता। एलन भी सोचता है कि ऑफिसर्स के सामने अपनी ताकत दिखाने का ये सही मौका है। कॉलिन समझ नहीं पाती कि मार्तोहान ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर वो लड़ाई झगड़ा देखते ही रोक देता है। मार्तोहान बताता है कि लॉयड वही लड़का है जिसने एग्जाम में एंशिएंट स्पेल्स लिखे थे। फिर दोनों मिलकर एलन को और मोटिवेट करने लगते हैं। कॉलिन पूछता है कि क्या एलन ठीक रहेगा। मार्तोहान कहता है कि जब तक लॉयड का मुक्का सीधा उस पर नहीं पड़ता तब तक एलन जिंदा रहेगा, क्योंकि वो भी अपनी जबरदस्त ताकत के लिए मशहूर है। लेकिन ये बेवकूफ एलन लॉयड का शुक्रिया अदा करता है कि उसने अपनी ताकत दिखाने का मौका दिया और उसे पहले हमला करने को कहता है। लॉयड कहता है ठीक है भाई, पर मैं उतना भी ताकतवर नहीं हूँ तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। और फिर वो एलन के चेहरे पर एक मुक्का मारने की कोशिश करता है। सबको लगता है कि अब तो एलन गया काम से, पर तभी अचानक एक हवा का भवंडर उनके आसपास बन जाता है और हमें पता चलता है कि ये मारी है। वो लॉयड को पकड़कर आसमान में ले जाते हैं। मारी उसे समझाते हैं कि जरा संभाल के रहे वरना वो सही में मार वार देगा किसी को। पर लॉयड सोचता है कि मारी ने उसे सबके सामने पीटने से बचा लिया और परेशानी देने के लिए माफी मांगता है। उसकी मासूमियत और भोलेपन को देखकर मारी उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। वो उसे चेतावनी देते हैं कि लोगों पर ज्यादा भरोसा मत क्या करे, वरना कोई बुरी लड़की उसे आसानी से बेवकूफ बना सकती है। थोड़ी देर बाद क्रोम भी सड़क पर आ जाता है और छत पर खड़े मारी को देख लेता है। दोनों नीचे आते हैं और क्रोम लॉयड को वापस होटल भेज देता है। फिर वो मारी के सामने घुटने टेक कर झुकता है और हमें पता चलता है कि मारी ही असल में वो लापता राजकुमारी है जिसे सब लोग ढूंढ रहे थे। जब से वो 5 साल पहले गायब हुए थे तब से क्रोम ने उसकी पहचान छुपा कर रखा हुआ था और आर्मी भी छोड़ दी थी। मारी बताते हैं कि नेशनल फाउंडेशन फेस्टिवल के तीसरे दिन एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसे पूरा यकीन है कि उनके दुश्मन राजा को इम्प्रेस करके जियो एम्पायर के खिलाफ युद्ध का ऐलान करवाने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं कि उन्हें हर हाल में ये रोकना होगा और क्रोम से मदद मांगते हैं। उधर एकेडमी में मार्तोहान नए स्टूडेंट्स के लिए
ट्रेनिंग रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है। कॉलिन उससे पूछते हैं कि वो इस मामले को इतना सीरियस क्यों ले रहा है। मैर्थोहन बताता है कि जब वो बच्चा था तब उसके गांव में हालत बहुत बुरी हो गई थे। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसी समय जियो एम्पायर ने हमला करके उनकी बची कुची राशन भी छीन ली थी, इसलिए वो नहीं चाहता कि वैसे हालत फिर कभी लौट कर आए। बाद में रिहो और सेलेन शहर में घूम रहे होते हैं। रिहो कहते हैं कि सबसे पहले उन्हें प्रिंसेस को ढूंढना होगा, वरना लॉयड को एकेडमी में एडमिशन दिलवाना मुश्किल होगा। इसलिए वो फैसला करते हैं कि इस मसले को सुलझाने के लिए वो आज इस देश की सबसे मशहूर मारी द विच ऑफ द ईस्ट से मिलने जाएंगे, ताकि प्रिंसेस के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर सके। लेकिन जब दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। मशहूर विच की जगह दरवाजा लॉयड खोलता है। सेलेन तुरंत उदास हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि लॉयड आखिर विच के साथ क्यों रह रहा है। थोड़ी देर बाद मारी भी वहाँ जाते हैं। मारी उन दोनों का स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ किस काम से आया है। रियो और सेलेन उसे बताते हैं कि वो एक लड़की के बारे में जानकारी चाहते हैं। मारी तस्वीर देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि वो लोग लापता प्रिंसेस को ढूंढ रही है, मतलब उसी को। वो कहते हैं कि वो ये राजकुमारी जैसे मामलों में डील नहीं करते। रियो को उसके बर्ताव और चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर शक होने लगता है। तब सेलेन उसे पूछते हैं कि वो किंगडम में कितने समय से विच के रूप में काम कर रही है। मारी कहते हैं कि उसे 2 साल हो गए हैं। अब मारी को लगता है कि शायद उन दोनों को उसके असली पहचान का पता चल गया है और वो सोचते हैं कि वो दोनों शायद काफी निराश होंगे उससे, क्योंकि यह किंगडम की एल लगे पड़े है और वो आराम से चाय की पार्टी कर रही है। इसलिए मारी उन्हें सच बताने का फैसला करते हैं कि वो ही इस देश की राजकुमारी है। लेकिन असल में सेलेन सिर्फ ये पूछ रही थी कि क्या वो लॉयड की पत्नी है। मारी तुरंत कहते हैं नहीं, लॉयड मेरे लिए बस एक भाई जैसा है। तभी लॉयड मेहमानों के लिए ड्रिंक्स लेकर वापस आता है और बताता है कि उसे भी मारी की असली पहचान का पता है। लॉयड बड़े गर्व से कहता है कि मारी असल में एक सुपर हीरो है जो अंधेरों से लोगों को बचाती है। मारी हैरान होते हैं कि लॉयड ने ये कहानी कहाँ से बना ली, लेकिन वो उसकी बात के साथ चलने का फैसला करते हैं और उसके सामने सुपर हीरो होने का नाटक करते हैं। लॉयड कहता है कि वो भी उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मारी उसे समझाते हैं कि वो भी बहुत कमजोर है। वो कहते हैं कि उसे मेहनत करनी चाहिए और एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि अभी वो उसके साथ हीरो बनने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर लॉयड उदास हो जाता है और अपने कमरे में भाग जाता है। उसके जाने के बाद मारी लड़कियों के साथ बैठकर बताते हैं कि लॉयड असल में उस लीजेंडरी विलेज कुनलुन का रहने वाला है। उस गांव का नियम है कि उसके लोग आम इंसानों के मामलों में दखल नहीं देते। अगर लॉयड उनकी मदद करेगा तो उसे सजा मिलेगी और उसे वापस गांव भेज दिया जाएगा। इससे उसका सैनिक बनने का सपना टूट जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि लॉयड को इन सबसे दूर रखा जाए। फिर मारी उनसे किंगडम को बचाने, राजा को आजाद करने और लड़ाई रोकने में मदद मांगते हैं। वो यहाँ तक कि उन्हें अपनी असली पहचान भी बता देती है कि वो ही राजकुमारी है और कहते हैं कि जो भी राजा को कंट्रोल कर रहा है उसने राजकुमारी को पकड़ने के लिए भी नाम रखा है। इसी वजह से पूरा किंगडम उसके तलाश में लगा हुआ है। सबके जाने के बाद अलका कुएं के अंदर से टेलीपोर्ट होकर वहाँ पहुँचते हैं और मारी की तारीफ करते हैं कि उसने अपना वादा निभाया। लेकिन मारी चांद, तुमने क्रिस्टल को कुएं में क्यों फेंका? फिर अलका कहते हैं कि वो लॉयड का ख्याल रखेंगे और मारी को अपना मिशन पूरा करना चाहिए। जाते जाते वो मारी को एक और शराब दे देती है, जिसके कारण एक बात खत्म करते ही उसके मुंह से म्याऊं निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद नेशनल फाउंडेशन फेस्टिवल शुरू हो जाता है। अलका लॉयड को बाहर घुमाने ले जाते हैं और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो मजाक में कुछ ऐसी बात करती है जिससे लॉयड और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। पर इसी दौरान किंगडम पर मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है और लोग उनसे लड़ने लगता है। दूसरी तरफ राजा जियो एम्पायर के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करने वाला होता है। तब क्रोम महल में आता है और दोबारा आर्मी में शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है। मैर्थोहन भी पास करा होता है और कहता है कि ठीक है, वो लोग उसे दोबारा सेना में शामिल कर लेंगे। लेकिन क्रोम बताता है कि उसने प्रिंसेस और उसके साथियों से मुलाकात की थी और उनकी जांच पड़ताल से पता लगा कि इस पूरे मामले के पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जो अक्सर कहता रहता है कि ये देश के भले के लिए है, वो देश के भले के लिए है, और मेरे मुताबिक इस देश में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जो ऐसा बोलते रहता है, और वो तुम्हें होना मार्तो है, जिसने राजा पर एक श्राप भी लगाया है। मार्तोहन अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है कि उसे लगा था इतना मूर्ख राजा एक पुतले के रूप में ज्यादा काम आएगा, ताकि वो जियो एम्पायर को उनके बुरे कर्मों की सजा दे सके। इसी समय रिहो, सेलेन और मारी भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि कम से कम उसने अपने जुर्म तो मान लिए। तभी राजा अचानक मुड़ता है और उससे किसी डीमन जैसा ऑरा निकलने लगता है। मार्तोहन खुश होता है कि उसका स्पेल काम कर रहा है, लेकिन अचानक राजा उसे उड़ा देता है। क्या बोला मार्तोहन, तुम्हारा स्पेल काम कर गया? अबे खुश हो, इतने टाइम से मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा था, तुम मुझे नहीं। राजा बताता है कि बचपन में मार्तोहन के गांव पर जियो देश के सैनिकों को भेजने वाला वही था, ताकि इंसानों के बीच और ज्यादा नफरत पैदा हो। ये कहकर वो मार्तोहन को एक कीड़े वाले मॉन्स्टर में बदल देता है। फिर उसे प्रिंसेस और बाकियों से लड़ने का आदेश देता है। क्रोम और बाकी लोग मार्तोहन को रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि मारी उस पागल राजा का पीछा कर सके। सिंहासन वाले कमरे में मारी और राजा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मारी विंड मैजिक से हमला करता है, लेकिन राजा छत गिराकर उसे रोक देता है। मारी गिरते हुए टुकड़ों से बचकर उसे बर्फ में बदल देते हैं और राजा के हमलों को रोक देते हैं। फिर वो फायर मैजिक का इस्तेमाल करके राजा के एनर्जी बीम को टक्कर देते हैं। आग और बर्फ के टकराने से घना धुआं बन जाता है। मारी उस कोहरे का इस्तेमाल करते हैं और राजा के पास पहुंचकर डिस एंशन
स्पेल लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें उस कर्ज से आजाद कर सके, लेकिन कर्ज उसे कुछ इल्यूजन दिखाता है। मारे एक पल के लिए रुक जाते हैं और राजा उसे जोर से पीछे धकेल देता है। फिर वो उसके पास आकर उसका हाथ तोड़ देता है और कहता है कि अब उसका खेल खत्म है। वो खुद को डीमन लॉर्ड अबादन बताता है और घोषणा करता है कि वो इस किंगडम पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। जैसे ही मारी सुनती है कि वो एक डीमन लॉर्ड है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि अगर उसे पहले ही पता होता कि सामने डीमन लॉर्ड है तो वो इतनी परेशानी से गुजरती ही नहीं ना, क्योंकि ऐसे मामले में तो आल्का मदद कर सकती थी और लॉर्ड को साथ लाना भी कोई समस्या नहीं होती। ये सोचकर मारी सीधा वहाँ से भागती है और डीमन लॉर्ड को अपने पीछे उकसाती है, उम्मीद करते हुए कि रास्ते में उसकी मुलाकात लॉयड या आल्का से हो जाएगी। उधर लॉयड और आल्का उन कीड़ों से निपट चुके होते हैं। लॉयड कहता है कि चाहे मारी नाराज हो जाए और चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, फिर वो उसकी मदद करना चाहता है। तो आल्का उसे जाने की परमिशन दे देते हैं और लॉयड महल की तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एलन से होते है, जो एक गली में छुपकर उन कीड़ों से बचने की कोशिश कर रहा होता है। लॉयड उसे मोटिवेट करता है, कहता है कि डरना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन लड़ते रहो मेरे दोस्त, तुम जरूर जीतोगे और वैसे भी तुम तो मेरे से ज्यादा ताकतवर हो। फिर वो आसानी से उन कीड़ों को हरा देता है और महल की तरफ बढ़ जाता है। लॉयड की बातों से मोटिवेट होकर एलन भी हिम्मत जुटाता है और मॉन्स्टर्स का सामना करने का फैसला करता है। इसी बीच आल्का को पता चल जाता है कि ये सब डीमन लॉर्ड अबादन के भेजे हुए मॉन्स्टर्स है। लॉयड के साथ उसकी डेट बर्बाद करने के लिए वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपनी जबरदस्त ताकत से उन सभी मॉन्स्टर्स को एक चुटकी में खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ क्रोम मैर्थोहेन से लड़ रहा होता है, लेकिन वो बुरी तरह हार जाता है। उसके बाद मैर्थोहेन रियो से भी लड़ता है और उसे दीवार में दे मारता है, जिससे वो भी लड़ने लायक नहीं रहते। जब हालत बहुत खराब हो जाता है तब सबको लगता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। सेलेन फैसला करते हैं कि लॉयड को बुलाया जाए, सिर्फ वही है जो इस सिचुएशन को संभाल सकती है। वो मैर्थोहेन के पास जाकर कहते हैं कि वो उस पर पूरी ताकत से हमला करे और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करे। अब दोस्तों सेलेन का ये मानना होता है कि लॉयड एक सच्चा हीरो है और किसी भी हमले के लगने से पहले उसे बचाने जरूर आएगा, और अगर लॉयड ना भी आया तो कम से कम उसे थोड़ी चोट लग जाएगी और उसके कपड़े वगैरह फट जाएंगे, जिससे बाद में वो लॉयड के सामने अपनी हालत दिखा सकेगी। मैर्थोहेन उस पर अपने पंजों से हमला करता है, लेकिन सेलेन की बेल्ट हर हमले को रोक देती है। इस तरह उसे कोई नुकसान नहीं होता। मैर्थोहेन लगातार हमला करता रहता है, लेकिन बेल्ट उसकी पूरी सुरक्षा करते रहते हैं। रिहो सेलेन से कहते हैं कि वो मैर्थोहेन को ऐसे थोड़ा उकसाए रखे और खुद लॉयड को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही उसकी मुलाकात लॉयड से हो जाती है, जो मारी को ढूंढते हुए महल के अंदर आ रहा होता है। लॉयड सबसे पहले पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, और फिर सेलेन को नजरअंदाज करते हुए सीधा मैर्थोहेन की तरफ मुड़ जाता है। लॉयड कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि यहाँ हो क्या रहा है। वो मैर्थोहेन से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और क्या उसे एक सैनिक होते हुए शर्म नहीं आती। मैर्थोहेन लॉयड पर झपटता है, लेकिन लॉयड उसे आसानी से दूर हटा देता है और जमीन पर गिरा देता है। लॉयड उसे समझाता है कि उसके हिसाब से सैनिक वो होता है जो लोगों की रक्षा करे। वो उसे याद करने को कहता है कि जब पहली बार उसने सैनिक बनने का फैसला किया था तब उसका सपना क्या था। लॉयड कहता है कि उसे यकीन है कि वो आज जो कर रहा है उसके लिए वो सैनिक नहीं बना था। लॉयड के बातों का असर होने लगता है और मैर्थोहेन धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में लौटने लगता है। उसे याद आता है कि वो एक सैनिक बनकर इस दुनिया में शांति लाना चाहता था। क्या यार मैर्थोहेन, फेस्टिवल के दिन तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए, तुम ऐसे कॉस्ट्यूम पहन के खेल कूद रहे हो, देश की रक्षा कौन करेगा फिर। लेकिन लॉयड को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बात सुनकर मैर्थोहेन फिर से गुस्से में आ जाता है और दोबारा मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। वो लॉयड पर हमला करता है, लेकिन लॉयड पीछे झुककर उसे बच जाता है और अपने सर से मार देता है। हमला इतना जबरदस्त होता है कि मैर्थोहेन दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद लॉयड बाकी लोगों से मारी के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि मारी सिंहासन वाले कमरे में है। लॉयड वहाँ जाने लगता है, लेकिन तभी मारी बाहर आकर उसे गले लगा लेते हैं। भाई इतनी खुशी मुझे जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई। तब वो पागल राजा भी वहाँ आता है और लॉयड उसे देखकर रुक जाता है। लॉयड राजा के पास जाकर कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि महल में मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। राजा उसकी बात समझ नहीं पाता। असल में लॉयड सोचता है कि शायद ये कोई शराबी आदमी है जो राजा की कॉस्ट्यूम पहनकर और चेहरे पर हरा रंग लगाकर घूम रहा है, इसीलिए वो अपना रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ करने लगता है। पर ऐसा करते ही कर्ज टूट जाता है और राजा पर से डीमन लॉर्ड का कंट्रोल खत्म हो जाता है और आखिर इस तरह किंगडम में फिर से शांति लौट आती है। फेस्टिवल के दौरान हुए नुकसान के मरम्मत शुरू हो जाते हैं और लॉयड सबको काम करते देखता है। बाहर उसकी मुलाकात उसके भाई शोमा से होती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और शोमा लॉयड की तारीफ करता है कि वो कितना ताकतवर हो गया है और उसने डीमन लॉर्ड को हरा दिया। लॉयड हैरान होकर पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी आल्का भी वहाँ आ जाते हैं। लॉयड उसे बताता है कि वो शोमा से बात कर रहा था, लेकिन शोमा अचानक गायब हो जाता है। दूसरी तरफ क्रोम दोबारा आर्मी में शामिल हो जाता है और मैर्थोहेन को कुनलुन के पास एक खेती वाले इलाके में भेज दिया जाता है। आल्का उसे सजा के रूप में एक खास गेहूं उगाने और फिर उसे दूसरे गरीब गांव तक पहुंचाने का काम देते हैं। कुछ दिनों बाद लॉयड को किसी की सिफारिश पर मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल जाता है। सेलेन और बाकी लोग लॉयड को एकेडमी के पहले दिन लेने आता है। आल्का सेलेन के बेल्ट को देखकर पहचान लेती है कि ये तो डिवाइन विज वित्रा के स्किन से बनी हुई है। वो सोचते हैं कि कुनलुन गांव का इतना लेजेंडरी हथियार सेलेन की कमर तक कैसे पहुंचा। बाद में पता चलता है कि ये सिफारिश एलन ने की थी। मॉन्स्टर से
लड़ने के लिए उसे इनाम दिया गया था और उसने अपने इनाम के बदले में लॉयड का एकेडमी में एडमिशन करवा दिया। इसके बाद एलन लॉयड को अपना मास्टर कहने लगता है क्योंकि उसी की वजह से वो उस दिन मॉन्स्टर से लड़ पाया। तभी मारी सबको डांटती है कि वो दरवाजे पर खड़े होकर इतनी देर से बातें क्यों कर रहे हैं और फिर सबको एकेडमी भेज देती है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद मारी और क्रोम लॉयड को एक मशहूर होली स्वॉर्ड विलेज तक ले जाते हैं जहाँ उन्हें सफाई का काम करना होता है। वहाँ एक पवित्र तलवार पत्थर में फंसी हुई होती है और माना जाता है कि उसे कोई नहीं निकाल सकता जब तक तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियाँ ना हो। लॉयड वहाँ सफाई कर रहा होता है और उस तलवार को कोई बेकार चीज समझकर आसानी से बाहर निकाल लेता है और पोटली में डालने लगता है। अबे हो बच्चे, वो कोई खिलौना नहीं है, पोटली में काहे डाल रहे हो तुम, और तुमने निकाला कैसे बे? साला मेरा पूरा धंधा खराब कर दिया। इसके बाद सब लोग वापस शहर लौट आता है। कुछ दिनों बाद एकेडमी में कॉलिन क्लास में आकर बताते हैं कि अब उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। ये ट्रेनिंग आने वाले इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए है जो रोकोजो सोर्सरी एकेडमी के खिलाफ होता है। हर साल दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स अपने जादू का इस्तेमाल करके मुकाबला करते हैं, लेकिन उनकी एकेडमी पिछले कई सालों से हारती आ रही है। लेकिन इस बार हम जीत के रहेंगे। सब स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं और कॉलिन बताते हैं कि सोर्सरर्स 3 प्रकार के होते हैं, स्पेल्स यूज करने वाले, जादुई सिंबल्स यूज करने वाले और फिर मैजिक स्टोन्स या वंस इस्तेमाल करने वाले। फिर वो सबको उस पुतले पर अपने जादू से हमला करने को कहते हैं। सेलेन और रिहो फायर मैजिक से हमला करते हैं और वो काफी अच्छा होता है। फिर आते हैं लॉयड की बारी। वो एक ऐसा भयंकर फायरबॉल बनाता है कि पुतले के साथ साथ सामने की जगह भी उड़ा देता है। सॉरी, गलती हो गई। इसके बाद वो और भी कई तरह के स्पेल्स ट्राई करता है, लेकिन हर स्पेल बहुत ज्यादा तबाही कर देता है। इसीलिए कॉलिन कहते हैं कि वो कंपटीशन में हिस्सा ना ही ले तो बेहतर है। ट्रेनिंग जारी रहते हैं और सेलेन कॉलिन के पास जाकर हीलिंग मैजिक सीखना चाहते हैं। उसका असली मकसद लॉयड को इम्प्रेस करना होता है। कॉलिन कहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए किसी घायल व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। फिर सेलेन तुरंत एलन को टारगेट बना लेते हैं क्योंकि उसके लिए दुनिया में सिर्फ एक ही लड़का इम्पोर्टेंट है और वो है लॉयड। बाकी लड़के उतना मैटर नहीं करते। इसी दौरान मारी के घर पर रोकोजो एकेडमी की 2 लड़कियां आती है, मीना और फाइलो। वो मारी के पास आते हैं और उसे रिहो की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में जानकारी मांगते हैं। तस्वीर देखते ही मारी सतर्क हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त दोनों बहनें किसी बहुत ही ताकतवर चीज को महसूस करते हैं और तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलता है वहाँ लॉयड खड़ा होता है। फाइलो बिना देरी के उसके सर पर लात मार देते हैं और फिर उसके हाथ पर भी, लेकिन लॉयड कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर हुआ क्या। फिर उसके नजर एक मक्खी पर पड़ती है जो उसके पास से उड़ रही होती है। अच्छा, तो तुम मक्खी मार रही थी? अरे सॉरी यार, मैंने आज इससे सफाई नहीं किया था, अभी करता हूँ। तब लॉयड आगे बढ़कर मीना के हाथ में वो तस्वीर देखता है। अरे ये तो रियो है ना, ये फोटो कहाँ से मिला? तुम जानते हो इसे? हाँ, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। इसके बाद फाइलो उसके पास जाकर कहते हैं कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले। मैं खाना बना सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें नहला भी सकती हूँ। मारी तंग आकर दोनों को बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि कहीं और जाकर रहो। उनके जाने के बाद आल्का टेलीपोर्ट होकर वहाँ पहुँचते हैं और मारी से पूछते हैं कि वो लॉयड को होली स्वॉर्ड विलेज क्यों ले गए थे। मारी बताती है कि वो तो सिर्फ कुछ काम के लिए गए थे और बाद वही खत्म हो जाते हैं। स्टूडेंट्स इंटर स्कूल मैच की प्रैक्टिस जारी रखते हैं और क्रोम फैसला करता है कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं इसलिए वो उन्हें खास इनाम देगा। ट्रेनिंग ग्राउंड पर रिहो कॉलिन से पूछते हैं कि वो इस कंपटीशन को लेकर इतने सीरियस क्यों है। कॉलिन बताते हैं कि रोकोजो एकेडमी के हेडमास्टर उसकी पुरानी राइवल है और वो उसे खुद हराना चाहते हैं। रिहो पूछते हैं कि वो किसकी बात कर रही है। तभी वो औरत खुद सामने आ जाते हैं और अपना नाम रोल बताते हैं। पता चलता है कि वो कभी कॉलिन की क्लास में हुआ करते थे। उसने हमेशा दूसरों को मैनिपुलेट करके और अपने कंपटीटर्स को बाहर निकलवा कर रैंक हासिल किया था और ऐसे छल कपट करते ही आज वो रोकोजो एकेडमी के हेडमास्टर बन चुके हैं। रोल रिहो को भी पहचान लेते हैं और वो सीधा उसके पास चल कर आते हैं। उसे देखकर रिहो का मूड और खराब हो जाता है। लॉयड नोटिस करता है कि रिहो पूरे दिन उदास लग रही है, इसलिए वो मारी के पास जाकर सलाह मांगता है। वो पूछता है कि किसी लड़की को खुश कैसे किया जाता है। मारी तुरंत गलत समझ बैठते हैं और सोचते हैं कि लॉयड शायद उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता है। वो उसे सलाह देते हैं कि लड़की को डेट पर ले जाओ। लॉयड इस बात को सीधा मान लेता है और अगले दिन रिहो को डेट पर ले जाने का सोचता है। ये सुनकर मारी उदास हो जाते हैं और सेलेन और भी जेलस हो जाते हैं। डेट के दौरान लॉयड रिहो से पूछते हैं कि वो इतनी उदास क्यों है। रिहो बताते हैं कि वो एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी और बचपन से उसका एक हाथ कमजोर था। उस समय रोल उसके लिए बड़ी बहन जैसे थे। एक दिन रोल उसके लिए एक मिथ्रिल का हाथ लेकर आए। रिहो ने सोचा था कि वो भी लोगों की मदद कर सकेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि रोल का असली इरादा कुछ और था। वो चाहते थे कि रिहो उस हाथ का इस्तेमाल करके अपनी जान की परवाह किए बिना होली स्वॉर्ड को निकाले, पर वो हाथ लगातार उसकी मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है। जिस व्यक्ति को वो सबसे ज्यादा मानते थे उसी ने उसे धोखा दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। ये सब सुनकर लॉयड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो उस पर भरोसा करे। जब भी उसे किसी दोस्त की जरूरत होगी वो उसके साथ रहेगा। तभी अचानक सेलेन टेबल के नीचे से पता नहीं कहीं से बाहर निकल आते हैं और रोना शुरू कर देती है। वो रिहो से कहते हैं कि दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और उस पागल औरत को दिखाएंगे कि वो कितनी ताकतवर है। अगले दिन इंटर स्कूल के प्रैक्टिस मैच का समय आ जाता है। पार्टिसिपेंट्स के रूप में सेलेन और रिहो को चुना जाता है। टीम को एक तीसरे मेंबर की भी
जरूरत होती है, इसलिए सेकंड क्लास के हेड मिकोना खुद सामने आते हैं। ऐसा लगता है कि वो लॉयड को ज्यादा पसंद नहीं करते किसी बात से, और कहते हैं कि वो सबको दिखाएंगे कि वो लॉयड से कितनी बेहतर है। मैच शुरू होता है और मिकोना का सामना फाइलो से होता है। मिकोना विंड और फायर मैजिक का इस्तेमाल करके सीधा हमला करते हैं, लेकिन फाइलो एक मैजिक आइटम का इस्तेमाल करते हैं और पानी की जबरदस्त लहर से उसे रिंग के बाहर फेंक देती है। सिर्फ एक ही हमले में हार जाने के बाद मिकोना बहुत उदास हो जाते हैं और स्कूल से बाहर भाग जाते हैं। वो मारी के पास जाते हैं और पता चलता है कि लॉयड के आने से पहले वो अक्सर मारी से मिलने आया करते थे, लेकिन एकेडमी में वो खुद का रैंक बढ़ाने में बिजी हो गए, इसलिए उसका आना जाना कम हो गया था। वो मारी से अपने घाव ठीक करने को कहते हैं और दोनों पुराने दिनों की तरह कॉफी पीने बैठ जाते हैं। तभी लॉयड घर लौट आता है और मारी के साथ प्यार भरी बातें करने लगता है कि आज खाने में क्या बनाए वगैरह वगैरह। ये देखकर मिकोना का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो बाहर एक गली में बैठकर रोती है। तभी एक लड़का उसके पास से गुजरता है और कहता है कि अगर उसका दिल भारी है तो वो उससे बात कर सकता है, और हम देखते हैं कि ये लड़का असल में शोमा होता है, लॉयड का बड़ा भाई। अगले दिन असली इंटर स्कूल कंपटीशन शुरू होता है। आजामी एकेडमी की तरफ से सेलन और रिहो हिस्सा लेते हैं, जबकि रूकोजो एकेडमी की तरफ से मीना और फाइलो आते हैं। मैच को और रोमांचक बनाने के लिए क्रोम घोषणा करता है कि जीतने वाले को होली सोर्ड इनाम में दी जाएगी। ये सुनकर रिहो और रोल दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि होली सोर्ड की वजह से ही तो उनके बीच इतना खटास बन रहा था। रोल कहते हैं कि अगर होली सोर्ड इनाम में मिलेगा तो वो हेडमास्टर की कुर्सी छोड़कर स्टूडेंट के रूप में भाग लेंगे, ताकि मुकाबला बराबरी का हो। कॉलेज सोचते हैं कि ठीक है, फिर मैं भी लॉयड को हिस्सा लेने दूंगी। मैच शुरू हो जाता है। रूल्स के मुताबिक ये 1v1 लड़ाई होगी और जो पहले के 2 राउंड जीतेगा वही विजेता होगा। सबसे पहले सेलन और फाइलो आमने सामने आते हैं। फाइलो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करके लगातार स्पेल से हमला करते रहते हैं। शुरुआत में सेलन सिर्फ खड़ी रहती है और सोचते हैं कि उसके बेल सबको संभाल लेंगे, लेकिन उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब बेल खुद उससे कहते हैं कि जिंदगी में एक बार काम की बन जाओ, और उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। अब सेलन जान बचाकर भागने लगते हैं और बेल को मनाने की कोशिश करते हैं, प्लीज भाई बचा लो यार, इस बात का अकर है तुम्हें, थोड़ा तो मदद करो। अब काफी देर समझाने के बाद बेल आखिरकार उसकी बात मान जाते हैं। इसके बाद बेल उसके साथ मिलकर फाइलो के सारे मैजिक अटैक्स को रोक देते हैं और उसे बांध देते हैं। वो फाइलो को जोर से जकड़ लेते हैं और फाइलो उसे मुक्का मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेफरी मैच वही रोक देता है और फाइलो को विजेता घोषित करता है, क्योंकि नियमों के मुताबिक तुम सिर्फ जादू का इस्तेमाल कर सकते हो, फिजिकल अटैक्स नहीं कर सकते। इसलिए बेल से हमला करना भी नियम के खिलाफ हो जाता है। अगला मैच मीना और लॉयड के बीच होता है। स्टार्टिंग में मीना थोड़ी दूरी बना के चलते हैं और फिर वो वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके लॉयड के चेहरे को घेर लेते हैं। उसका प्लान ये होता है कि वो लॉयड को हार मानने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि ऐसे वो सांस नहीं ले पाएगा ना। लेकिन लॉयड तो बस अपनी सांस रोक के आराम से वहाँ खड़ा रहता है। सोचता है कि ये लड़की उसे मुंह धोने के लिए पानी क्यों दे रही है। 20 मिनट गुजर जाता है और लॉयड अभी भी बिना किसी टेंशन के वहाँ खड़ा रहता है। इसीलिए मीना अपना प्लान चेंज करने का फैसला करते हैं। इस बार वो एक एडवांस लेवल वाटर मैजिक इस्तेमाल करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन लॉयड अपनी विंड मैजिक से एक ही बार में उसे उड़ा देते हैं। बाकी लोगों को लगता है कि मीना ने शायद गलत मंत्र पढ़ दिया, इसलिए धमाका हो गया। मीना एरिना के बाहर हो जाते हैं और लॉयड ये राउंड जीत जाता है। अब आखिरी लड़ाई का वक्त आ जाता है, जो रोल और रिहो के बीच होते हैं। लड़ाई शुरू होते ही दोनों एक दूसरे पर फायरबॉल्स बरसाने लगता है। ये काफी टाइम तक चलता रहता है, लेकिन रोल जानते हैं कि रिहो का मिथ्रिल हाथ उसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और वो जल्दी हार जाएगी। फिर रिहो थोड़ी दूरी बनाने के लिए पीछे जंप करते हैं, लेकिन रोल तेजी से आगे बढ़ते हैं और उसके मिथ्रिल हाथ निकाल देते हैं। इससे रिहो जमीन पर गिर जाते हैं और रोल कहते हैं कि अब वो ये लड़ाई एक ही बार में खत्म कर देंगे। लेकिन तब रिहो किसी हीरो की तरह मुस्कुराते हैं और एक मुक्का मार देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और रोल उड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। अब दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम किसी दूसरे एलिमेंट पर हीलिंग मैजिक यूज करोगे तो धमाका हो जाएगा, और रिहो ने भी वही किया। उसने एक जादुई क्रिस्टल पर हीलिंग मैजिक यूज करके रोल को उड़ा दिया था। फिर वो वापस से अपने हाथ को हील कर लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़कर धीरे धीरे रोल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसे ऐसे आते देखकर रोल डर के मारे बेहोश ही हो जाते हैं, लेकिन रिहो कहते हैं कि वो तो बस नाटक कर रहे थे, क्योंकि उसके पास हमला करने के लिए माना ही नहीं है। और ऐसे ही उनका स्कूल कंपटीशन जीत जाता है और रोल को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। उस रात रोल होश में आते हैं और देखते हैं कि वो हॉस्पिटल के बिस्तर में पड़ी हुई है। वो पूछते हैं कि होली स्वॉर्ड का क्या हुआ। तब एक लड़का उसे बताता है कि फिलहाल के लिए वो स्वॉर्ड लॉयड के पास है, और उन्हें पता चला है कि जिस व्यक्ति ने उस तलवार को पत्थर से निकाला था वो विच ऑफ द ईस्ट साइड नाम की कोई है, और हाँ वो शायद अपने छोटे भाई के साथ रहती है जो उसके लिए बहुत प्यारा है। रोल सोचते हैं कि उसे वो तलवार किसी भी हालत में लेना होगा, इसलिए वो फाइलों को भेजते हैं कि जाकर उस इंसान को किडनैप करे जिसे वो विच इतने पसंद करते हैं, ताकि वो लोग उसे ब्लैकमेल करके तलवार ले सके। फाइलों चिट्ठी लेकर मारी के घर तक जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि मारी एक क्रिस्टल बॉल के सामने झुककर माफी मांग रही है। फाइलों सोचते हैं कि शायद यही वो चीज है जिससे मारी को सबसे ज्यादा प्यार है। वो चुपके से इंतजार करते हैं और मारी के चले जाने के बाद क्रिस्टल बॉल चुरा लेते हैं। उसके बाद वो लेटर वही छोड़कर रोल के पास वापस लौट जाते हैं। इसी बीच लॉयड घर वापस आता है
है और जमीन पर उसे वो क्लिप मिलता है जो उसने मारी के लिए खरीदा था। उसके अलावा वो चिट्ठी को देखता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने उसकी सबसे कीमती चीज को किडनैप कर लिया है और अगर वो उसे वापस आता है तो कैसे भी करके होली स्वॉर्ड लेकर टावर पर आना होगा। लॉयड सोचता है कि मारी को किडनैप कर लिया गया है, इसलिए वो तुरंत टावर की तरफ निकलने की तैयारी करता है। तभी उसकी मुलाकात एलन से होती है जो एक दवाई लेने वहाँ आया होता है। दूसरी तरफ रोल सोचते हैं कि उसने फाइलों को इस काम के लिए क्यों भेजा। भाई ये क्या उठा लाए तुम, क्या करूँ मैं इस क्रिस्टल का। फिर उन्हें पता चलता है कि लॉयड और एलन उनकी तरफ आ रहे हैं उस तलवार को लेके। जैसे ही फाइलों उन्हें आते हुए देखते हैं वो तुरंत नीचे जंप करते हैं और किसी पागल की तरह उनसे लड़ने के लिए चैलेंज करते हैं। लॉयड वो तलवार एलन को दे देता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखे, पर अब वो सीरियस होकर फाइलों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फाइलों लगातार हमला करते रहते हैं, कहते हैं कि पहले वो उसके स्टूडेंट बनना चाहते थे लेकिन अब वो उससे एक मौत की लड़ाई करना चाहते हैं। फिर वो किसी साइको की तरह हंसने लगते हैं। लॉयड उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कहता है कि अगर वो जीता तो फाइलो बताएगी कि मारी कहाँ है। फाइलो मान जाते हैं और दोनों एक दूसरे का सामना करता है। फिर लॉयड अपने बचपन के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि उसके गांव की एक लड़की ने एक बार उसके हाथ पर थप्पड़ मारकर उसका पूरा हाथ ही तोड़ दिया था। इसीलिए वो सोचता है कि फाइलो से जीतना तो नामुमकिन है, क्या करूँ। हाँ आ जाओ, पंजा लड़ाता है। वो कहता है कि उसके गाँव में जितने भी बड़े बड़े झगड़े होते हैं वो ऐसे पंजा लड़ाकर ही मैटर को सॉल्व करता है, इसीलिए वो फाइलो के साथ भी ऐसा ही करना चाहता है। फाइलो से उसके गाँव का नाम पूछते हैं और जब लॉयड बताता है कि वो कुनलुन से है तो फाइलो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। जब मुकाबला शुरू होता है तो एक ऐसा शॉक वेव निकलता है कि एलन पीछे उड़ जाता है। दोनों एकदम बराबर तक करके होता है। उनके नीचे जो डब्बा रखा होता है वो टूट जाते हैं और वो अपना मुकाबला जारी रखने के लिए हवा में जंप करते हैं। फाइलो धीरे धीरे उस पर हावी होने लगते हैं, लेकिन फिर लॉयड विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और धम करके जमीन पर गिरता है। जब धुआं हटता है तो पता चलता है कि लॉयड जीत गया। ये इसी के साथ उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है और फाइलो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन फिर वो लॉयड को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। वो कहते हैं कि अगर लॉयड सच में कुनलुन से है तो वो उसके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि वो खुद एक ताकतवर आदमी की तलाश में थे। इसी बीच एलन तलवार लेकर भाग रहा होता है और वो लड़का जो रोल के लिए काम करता है उसका पीछा कर रहा होता है। एलन किसी भी हाल में तलवार छोड़ने को तैयार नहीं होता, क्योंकि लॉयड ने उस पर भरोसा करके ये तलवार उसके हवाले की थी। लेकिन तभी मीना वहाँ पहुँच जाते हैं और उस स्टूडेंट को आसान से हरा देते हैं। वो बताते हैं कि वो रोल के इन कारनामों को रोकने आई है, क्योंकि रोल उसके बहन को सिर्फ एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब लॉयड और फाइलो से मिलता है। मीना उन्हें मारी के बारे में भी पूरी बात बताती है कि उन्होंने मारी को किडनैप नहीं किया था। इसी दौरान रोल दूर से सबको देख रहे होते हैं। वो क्रिस्टल के सामने गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, सबके सब निकम्मे बेवकूफ साले, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। तभी आल्का वहाँ टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि लॉयड कहाँ है। पर जब रोल उसे छोटी बच्ची कहकर मजाक उड़ाते हैं तो आल्का गुस्से में एक जबरदस्त हमला कर देते हैं। उस अटैक से रोल सीधा टावर से बाहर उड़कर नीचे नदी में गिर जाते हैं। एलन ये सब देख कर बिना सोचे समझे नदी में कूद जाता है और एक सच्चे सैनिक की तरह उसकी जान बचा लेता है। अगले सुबह एलन की फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर होती है और उसे एक बेहतरीन सैनिक बताया जाता है। दूसरी तरफ रोल को उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ रिहो पहले से मौजूद होती है। हॉस्पिटल में रोल अपने बचपन को याद करते हैं। वो सोचते हैं कि उसका सपना था ऑर्फनेज को बड़ा बनाना और रिहो को खुश देखना। फिर वो खुद से पूछते हैं कि आखिर उससे गलती कहाँ हो गई। इसी बीच हमें एक सफेद बालों वाला आदमी नजर आता है जो रोल की यादों को बदलने की कोशिश कर रहा होता है। बाद में पता चलता है कि वो आदमी आल्का से बदला लेना चाहता है। कुछ दिन बाद किंगडम के पास वाले जंगल में अचानक लोग बिना किसी वजह के कोमा में जाने लगते हैं। अभी तक किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि उन पर त्रियंस ने हमला किया था। अब ये त्रियंस क्या चीज है वो तो हमें आगे पता चलेगा दोस्तों। इसलिए किंगडम कई एडवेंचर्स और सैनिकों को जंगल की जांच करने और असली वजह पता लगाने के लिए भेजता है। उनमें मीना और फाइलो भी शामिल होता है। उधर एकेडमी में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने का वक्त आ जाता है। आखिरी दिन में रिहो लॉयड से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या इस हफ्ते वो फ्री है और क्या उसके साथ बाहर चलना चाहेगा। तभी सेलन भी वहाँ आ जाते हैं। वो थोड़ी गुस्से में बताते हैं कि लॉयड के साथ उसका बीच जाने का प्लान खत्म हो गया, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे घर वापस बुला लिया है। उसके बाद एलन वहाँ आता है और लॉयड से माफी मांगता है। कहता है कि वो इस हफ्ते उसका स्टूडेंट बनकर उसके साथ नहीं जा पाएगा, क्योंकि किसी ने उसके लिए रिश्ता भेजा है और उसे उस परिवार से मिलने जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ मौजूद सब लोग उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और वहाँ से चले जाता है। क्लास खत्म होने के बाद लॉयड घर लौट कर देखता है कि मारी और आल्का इस बात पर झगड़ा कर रहे हैं कि इस हफ्ते लॉयड के साथ वक्त कौन बिताएगा। लेकिन लॉयड उन दोनों के सारे प्लान्स खत्म कर देता है। वो बताता है कि उसने इस हफ्ते के लिए एक होटल में फुल टाइम जॉब ले ली है जो क्रोम ने उसे दिलवाया है। वो वहाँ काम करके एक्सपीरियंस लेना चाहता है और अगर वो दोनों उसके साथ गए तो वो खुद कुछ नहीं सीख पाएगा, इसलिए वो अकेले ही जाना चाहता है। ये सुनकर मारी और आल्का दोनों रोना शुरू कर देती है, जबकि लॉयड उन्हें वही छोड़कर अपनी नौकरी के लिए निकल पड़ता है। होटल का मालिक गेट के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है और बिल्कुल क्रोम की तरह होटल का मालिक भी तुरंत लॉयड की असली ताकत महसूस कर लेता है और डर के मारे पीछे गिर जाता है। होटल पहुंचकर लॉयड अपना इंट्रोडक्शन देता है। होटल का मालिक बताता है कि उसका नाम कोबा लामिन है, जो पहले रॉयल गार्ड का लीडर रह चुका
चुका होता है। कोबा लॉयड को बताता है कि होटल के पास वाले जंगल में लोग बेहोश हो रहे हैं, इसी वजह से उसके धंधे पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वो चाहता है कि ये मुसीबत जल्दी से जल्दी खत्म हो। इसके बाद वो लॉयड को स्विमिंग पूल के पास ले जाता है और एक लड़की कीकियो से मिलवाता है। कोबा उससे कहता है कि लॉयड को अच्छे से गाइड करे, लेकिन कीकियो काफी तंग करने वाली निकलती है। वो लॉयड को पूरा पूल अकेले साफ करने को कहते हैं, लेकिन लॉयड तो लॉयड है, कीकियो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते और तब तक लॉयड पूरा कमरा चमका चुका होता है। तभी कोबा वापस आता है और लॉयड की काम करने की स्पीड देखकर हैरान रह जाता है। फिर कोबा लॉयड को उसका अगला काम देता है जो बेल बॉय का होता है। वो बताता है कि एक बहुत बड़ा क्लाइंट कल आने वाला था, लेकिन वो एक दिन पहले आ गया। उस आदमी से बात करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए कोबा लॉयड से कहता है कि वो एक अच्छी स्माइल के साथ बात करने की प्रैक्टिस करे। फिर हमें पता चलता है कि वो क्लाइंट असल में लॉर्ड थ्रियोनिन है। उसका स्वभाव बिल्कुल उन लोगों जैसा होता है जो हर छोटी से छोटी बात में कमी निकालते रहता है। चाहे कोई उसके लिए ड्रिंक लेकर आए या उसे ग्रीट करे, उसे किसी की कोई बात पसंद नहीं आती और वो कभी किसी की तारीफ भी नहीं करता। एकदम चिड़चिड़ा सा आदमी है। खिड़की के बाहर देखते हुए थ्रियोनिन लॉयड को बुलाता है और पूछता है कि बाहर दिख रहा वो साइप्रस फॉरेस्ट उसे कैसा लगता है। लॉयड जवाब देता है कि जंगल दिखने में बहुत सुंदर है। उसे लगता है कि पेड़ बहुत ही सीधे लाइन में लगाए गए हैं और उनकी टहनियां भी अच्छे से काटे गए हैं। अब लॉयड अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही थ्रियोनिन हैरान हो जाता है कि एक होटल में काम करने वाले लड़के को पेड़ पौधों के बारे में भी इतनी जानकारी कैसे है। लॉयड बताता है कि उसके गांव के मालियों ने उसे ये सब सिखाया था। ये सुनकर थ्रियोनिन बताता है कि आर्मी में शामिल होने से पहले उसका परिवार भी असल में जंगल वगैरह में ही काम करते थे। इसी वजह से दोनों की बातचीत अच्छी तरह जम जाते हैं और थ्रियोनिन लॉयड को पसंद करने लगता है। दूर खड़ा कोबा भी लॉयड को देखकर चुपके से थम्स अप देता है कि वो बहुत बढ़िया कर रहा है। थ्रियोनिन ये भी बताता है कि उसका भी लॉयड की उम्र का एक बेटा है जो आज़मी एकेडमी में पढ़ता है और वो चाहता है कि काश उसका बेटा भी लॉयड जितना समझदार होता। उस रात हमें पता चलता है कि कीकियो असल में थ्रियोनिन के आर्मी का एक मेंबर है। वो होटल में छुपकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होता है। उन लोगों को शक होता है कि कोबा उस जंगल में त्रियंस पाल रहा है। अब दोस्तों त्रियंस मतलब वो कुछ पेड़ टाइप के मॉन्स्टर्स को कहा जाता है जो चल फिर सकता है। टेंशन मत लो, आगे तुम्हें पता चलेगा ये क्या चीज है। और क्योंकि उस जंगल को जल्दी ही सरकार अपने हाथों में लेने वाली है, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थ्रियोनिन चाहता है कि सच जल्दी सामने आ जाए और ये मुसीबत उनके देश में फैलने से पहले ही खत्म हो जाए। वो कीकियो को बताता है कि किसी ने रिसर्च लैब से डीमन लॉर्ड का पौधा चुरा लिया है और वो पौधा एक व्यापारी लेकर आया था। हो सकता है कि किसी ने कहीं लगा दिया हो ताकि त्रियंस को पैदा करके उन्हें कंट्रोल किया जा सके। फिर वो कीकियो से पूछता है कि क्या उसे यहाँ की किसी इंसान पर शक है। कीकियो तुरंत लॉयड के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि हाँ, एक बहुत ही अद्भुत बंदा उसने देखा है। तब थ्रियोनिन उसे खास दवाई देता है, कहता है कि इसे उस बंदे को कैसे भी करके खिला देना। अगर उसके अंदर डीमन लॉर्ड का वो पौधा है तो ये दवाई उसे बाहर निकाल देगा और असली दोषी सामने आ जाएगा। अगले सुबह कीकियो लॉयड को सब्जियां काटते हुए देखते हैं। लॉयड के स्पीड बिल्कुल किसी निंजा जैसे होते हैं। डिंग डिंग। अब वो और भी पक्का मान लेते हैं कि लॉयड बहुत ही ओवरपावर्ड है, इसलिए वो उस दवाई को चाय में मिलाकर लॉयड को दे देते हैं। लेकिन जैसे ही लॉयड चाय पीने वाला होता है तभी कोबा वहाँ आता है। वो कीकियो को काम के दौरान आराम करने के लिए डांट देता है और लॉयड से कहता है कि उसने बहुत मेहनत की है, इसलिए थोड़ा ब्रेक ले ले। इतना कहकर कोबा वही चाय उठा लेता है और खुद ही पी लेता है। अगले ही पल वो चाय मुंह से बाहर थूक देता है और हैरानी से पूछता है कि आखिर इतनी खराब चाय किसने बनाई। ये देखते हैं कि क्यों तुरंत खिड़की से बाहर कूद जाता है। वो सोचते हैं कि कोबा ने जानबूझकर चाय पी ली थी ताकि उसका राज सामने ना आ सके। फिर वो खुद से वादा करते हैं कि अगली बार वो कोबा को रंगे हाथों पकड़ के रहेगी। बाद में हमें पता चलता है कि रियो भी अपनी छुट्टियां इसी होटल में मना रही होते हैं। वो रूम सर्विस से फुल बॉडी मसाज की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब वो बंदा कमरे में आता है तो वो लॉयड निकलता है। लॉयड को देखते ही रियो घबरा जाते हैं और उसे मसाज करने से सीधा मना कर देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि सेलेन के फादर ने भी फैसला किया है कि वो उसे इसी होटल में लेकर जाएंगे ताकि दोनों थोड़ा एक साथ समय बिता सके। होटल पहुंचने के बाद वो बताने लगता है कि वहाँ वो लोग किसी से मिलने भी वाले हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो असल में एक अरेंज मैरिज की बात करने जा रहे हैं और जिस लड़के से उसकी मुलाकात होने वाली होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि थियोरेन का बेटा एलन होता है। सेलेन गुस्से में कहते हैं कि वो शादी करने से पहले उस लड़के को ही खत्म कर देंगे। वो प्लान बनाते हैं कि जैसे ही वो अंदर आएगा वो अपने बेल्ट से उस पर हमला कर देंगे। फिर उसे याद आता है कि उसने होटल में चुपके से आग लगाने के लिए जो बम बारूद मंगवाए थे उनका क्या किया जाए। दोस्तों असल में उसका प्लान था कि होटल में आग लगाने के बाद वो वहाँ से निकलकर लॉयड के साथ समय बिताएंगे। पर तभी दरवाजा खोलता है और सेलन बिना देखे सामने वाले पर झपट पड़ते हैं, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखते हैं कि सामने एलन नहीं बल्कि लॉयड खड़ा है। वो तुरंत लॉयड को लेकर स्टोर रूम में भाग जाते हैं। कुछ देर बाद रिहो भी वहाँ आ जाते हैं और बताते हैं कि एलन स्विमिंग पूल में फिसल कर बेहोश हो गया था, इसलिए उसकी जगह लॉयड को थियोरेन के बेटे के रूप में एक्टिंग करने के लिए कहा गया था। रिहो खुद भी होटल एम्प्लॉय बनकर काम कर रहे होते हैं और फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसी है। लॉयड कहता है कि वो इस होटल का एम्प्लॉय होने के नाते यहाँ चल रही हर अजीब घटना की असली वजह तक पहुँचना चाहता है। ये सुनकर दोनों लड़कियां भी उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। वो प्लान करते हैं कि रिहो होटल एम्प्लॉय बनकर अंदर से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जबकि सेलन और लॉयड बाहर से जांच करेंगे। उसके
इसके बाद लॉयड और सेलेन बाहर जाकर ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वो सच में डेट पर आए हो, लेकिन रिहो उन दोनों को अलग ले जाकर डांट लगाते हैं और कहते हैं कि वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, डेट एंजॉय करने नहीं। तभी उनकी नजर एक जवान लड़के पर पड़ती है जो एक गाड़ी में सामान लेकर आ रहा होता है। वो शोमा होता है। शोमा डिलीवरी बॉय का काम करता है और यहाँ कुछ फटाके लेकर आया होता है। ये देखकर सेलेन को याद आते हैं कि अच्छा ये तो उसने ऑर्डर किया था होटल को उड़ाने के लिए। लॉयड सबको शोमा से मिलवाता है और बताता है कि वो उसके गांव का रहने वाला है और उसके लिए बड़े भाई जैसा है। सारे फटाके उतारने के बाद शोमा बताता है कि उसके पास और भी काम है, इसलिए वो वापस चला जाता है। उधर कोबा को शक होता है कि जो जंगल में बेहोश हो रहे हैं उसके पीछे शायद थ्रियोनिन का हाथ है। इसी तरह सब लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। कोबा थ्रियोनिन पर शक करता है, थ्रियोनिन कोबा पर और सेलेन के फादर उन दोनों पर ही शक करते हैं। बाहर लॉयड और सेलेन अपनी नकली डेट जारी रखते हैं। उस नाव में बैठकर सेलेन लॉयड को बताते हैं कि उसने उसकी जिंदगी कैसे बदले। वो याद करते हैं कि लोग उसके सर पर बंधी बेल्ट की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे और उसे नीचा दिखाते थे, लेकिन लॉयड ने हमेशा उसकी मदद की और इसी वजह से वो उससे प्यार करती है। लॉयड उसके बात सुनकर कहते हैं कि उसने भी अकेले कुछ नहीं किया। आज वो जितना भी आगे बढ़ा है उसमें सेलेन और उसके बाकी दोस्तों का भी उतना ही हाथ है, इसलिए वो उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद दोनों उस तालाब के पास जाकर पानी में अपने पैर भिगोते हैं। पीछे से कि क्यों उन दोनों पर नजर रख रहे होते हैं। वो फैसला करते हैं कि जब सेलेन का ध्यान कहीं और होगा तब वो ऑयल मसाज के बहाने लॉयड के शरीर पर वो खास दवा लगा देगी। पर लॉयड उसे देख लेता है। अरे क्यों दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं, सोच रहा था कि तुमने इतनी मेहनत की तो थोड़ा मसाज कर देता हूँ। और मौका देखकर वो उसके शरीर पर वो दवा लगा देते हैं, पर उसका हाथ कहीं और जा रहा होता है और तभी सेलेन वापस आ जाते हैं। वो कीक्यू से झगड़ने लगते हैं कि वो लॉयड के पास क्या कर रही थी। दोनों कुछ देर तक लड़ते रहते हैं, लेकिन आखिर में कीक्यू मौका देखकर वहाँ से निकल जाते हैं। लॉयड कहता है कि अब उसके शरीर पर लगा तेल साफ करना होगा, नहीं तो वो अपना यूनिफॉर्म नहीं पहन पाएगा। इसलिए दोनों हॉट स्प्रिंग में नहाने का फैसला करते हैं। वहाँ पहुंचकर उनकी मुलाकात रिहो, मारी, आल्का, मीना और फाइलो से हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा ग्रुप पिकनिक पे आए हो और हमारा बेल्ट भाई साहब सबकी इज्जत बचाने में लग जाता है ताकि हम ऑडियंस कुछ चीजें ना देख सके। नहाने के दौरान फाइलो देख लेते हैं कि आल्का लॉयड की तरफ गलत नजर से देख रही है। इस बात पर वो गुस्से में आल्का को जोर से उछालकर जंगल की तरफ फेंक देती है। लॉयड तुरंत उसके पीछे जंगल की तरफ चला जाता है उसे बचाने के लिए। इसी दौरान कीक्यू जंगल में छुपकर सब पर नजर रख रही होते हैं, पर आल्का तेजी से सारे जंगल को चीरते हुए उसे टकरा जाते हैं। तभी थ्रियोनिन का सेक्रेटरी सामने आता है और फिर पता चलता है कि वो डीमन लॉर्ड का पौधा असल में उसके पास था। वो तुरंत एक त्रियन में बदल जाता है और अपने जड़ों से कीक्यू की मैजिक पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। कीक्यू हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर असली त्रियन दिया है तो फिर लॉयड इतना ताकतवर कैसे था? मतलब अभी तक वो भिखार में टाइम वेस्ट कर रही थी उसके पीछे। तभी लॉयड वहाँ आ जाता है और सेक्रेटरी से पूछता है, अरे सर जी आपको ये मॉन्स्टर का कॉस्ट्यूम कहाँ से मिला? भाई कितना कूल है यार, आपका हो जाए तो मुझे भी एक बार देना। हाँ, उसकी बातें सुनकर दोनों को यकीन नहीं होता। अबे ओ ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं है, ये मेरे अद्भुत शक्तियों का एक रूप है, तुम नहीं समझोगे। सेक्रेटरी तुरंत बहुत सारे नॉर्मल ट्रायंस बुला लेता है और लॉयड उन सबको साफ करने में लग जाता है। सेक्रेटरी डीमन लॉर्ड पौधे की ताकत से एक बहुत बड़ा मेगा ट्रायन बन जाता है और होटल की तरफ बढ़ने लगता है। उसका प्लान होता है कि लोगों की मैजिकल पावर्स को एब्जॉर्ब करके वो त्रियन की एक सेना बनाएगा और फिर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। होटल के अंदर सेलेन के फादर, कोबा और थ्रियोनिन वो बेहोश हुए लोगों के हादसे पर मीटिंग कर रहे होता है। तभी मेगा ट्रायन दीवार तोड़कर अंदर घुस आता है और बताता है कि वही असली मुजरिम है। वो कहता है कि उसने थ्रियोनिन का नाम इस्तेमाल करके सेलेन के फादर से वो डीमन लॉर्ड पौधा खरीदा था और फिर उसी का इस्तेमाल करके कोबा का नाम और धंधा दोनों को बर्बाद करने की कोशिश की। जैसे वो थ्रियोनिन पर हमला करने जाता है, बाकी सब लोग वहाँ पहुंचकर सबकी रक्षा करते हैं। सब मिलकर मेगा त्रियन से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो उस पर फायर स्पेल चलाते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। फाइलो एक जोरदार लात मारकर उसे बिल्डिंग से बाहर निकाल देते हैं और सेलेन अपने बेल से हमला करने लगते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान छत का एक हिस्सा उसके ऊपर गिरने लगता है। उसके फादर तुरंत उसे धक्का देकर बचा लेते हैं, लेकिन खुद उस टुकड़े के नीचे फंस जाता है। उसके बाद फाइलो और मीना मेगा त्रियन से लड़ना जारी रखता है, जबकि रिहो एलन को होश में लाते हैं और फटाके लेकर मैदान में पहुंचते हैं। एलन और रिहो मिलकर मेगा त्रियन पर फटाके बरसाने लगता है। फिर मीना और रिहो वाटर और आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उसे जमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका माना कोर अभी भी सही सलामत होता है और लड़ाई खत्म नहीं होती। यहाँ सेलेन अपने फादर को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हुए रो पड़ते हैं। वो बताते हैं कि वो लॉयड से प्यार करते हैं और किसी दूसरे लड़की के साथ नहीं पढ़ना चाहते थे। मेगा त्रियन जमीन के नीचे से अटैक करता है, इसी वजह से छत का एक और हिस्सा गिरने लगता है, पर तभी लॉयड वहाँ पहुँच जाता है और दोनों को बचा लेता है। मारी उससे कहते हैं कि अगर मॉन्स्टर को हराना है तो उसका माना कोर तोड़ना होगा, इसलिए लॉयड सीधा मेगा त्रियन के ऊपर चढ़ जाता है और आराम से उसका कोर तोड़ देता है। इसी दौरान वहाँ जंगल में आल्का जमीन के अंदर फंसी हुई होते हैं और उसकी मुलाकात शोमा से होते हैं। तब पता चलता है कि शोमा उस आदमी के साथ मिलकर काम कर रहा है जो आल्का से बदला लेना चाहता है। वो आल्का से कहता है कि अब जब होली स्वर्ड बाहर आ चुकी है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बाद में आल्का वापस आकर बाकी सबसे मिलते हैं। वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके पूरे बिल्डिंग को ठीक कर देते हैं और सारे घायल लोगों को हील कर देते हैं।
उसकी मदद के बदले लॉयड उसे एक स्पेशल मसाज देने का फैसला करता है और ये टेक्निक उसने कीकियो से सीखी होती है। लेकिन मसाज देते देते वो गलती से आल्का को सीधा सुप्लेक्स मारकर जमीन पर गिरा देता है। कुछ दिन बाद शोमा मिकोना से मिलता है और उसे एक पुराने चर्च में एक बुढ़े के पास ले जाता है। वो बुढ़ा मिकोना से पूछता है कि उसे देखकर क्या लगता है, वो कौन है। मिकोना जवाब देती है कि देखने में तो वो बिल्कुल प्रीस्ट जैसा लगता है। वो बुढ़ा कहता है कि उसका जवाब पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। फिर वो शोमा से पूछता है कि वो मिकोना को यहाँ क्यों लाया है। शोमा बताता है कि जिस इंसान से मिकोना प्यार करते थे वो उससे किसी और ने छीन लिया। ये सुनकर बुढ़ा शोमा से कहता है कि उसे फिर वो दवाई दे दो। शोमा उसके हाथ में 2 दवाई देता है, एक तुम्हें डीमन लॉर्ड अबादोन की शक्ति देगी और दूसरी एक तिरियन की शक्तियाँ देगी। बताओ कौन सा चाहिए। लेकिन मिकोना दोनों को एक साथ पी लेती है और धीरे धीरे एक अजीब मौसम में बदलने लगती है। उसका पूरा शरीर डीमनिक पावर से भर जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो उड़कर एक डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं और लॉर्ड से लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ एकेडमी के स्टूडेंट्स को राजा के सामने बुलाया जाता है। उनके अगले मिशन होते हैं पास के डंजन में मौजूद एक बहुत बड़े सांप को हराना, ताकि वो अपने असली स्किल्स और ताकत आम लोगों के सामने दिखा सके। इस मिशन के लिए एक टीम चुना जाता है और कॉलिन उनके लीडर होते हैं। साथ ही पता चलता है कि पिछले हादसे के बाद राजा का एटीट्यूड काफी बदल गया है और अब वो अपना नाम दोबारा अच्छा बनाना चाहता है। उधर शहर में वो बुढ़ा आदमी और शोमा कॉफी पीते हुए बात करते हैं और फैसला करते हैं कि वो भी डंजन में जाएंगे और उस सांप से मिलेंगे, क्योंकि वो उनका पुराना दोस्त जो है। इसी दौरान आल्का उन दोनों को ढूंढते हुए उनकी टेबल तक पहुँचते हैं, लेकिन वो कुछ ही देर पहले वहाँ से निकल चुके होते हैं। आल्का सोचते हैं कि बुढ़ा और शोमा आखिर गए कहाँ। वापस लौटते वक्त उसकी मुलाकात मारी से होते हैं। वो उसे पूछते हैं कि क्या आसपास कोई डंजन है। फिर वो मारी को आसमान में ले जाते हैं ताकि उसे गूगल मैप्स की तरह इस्तेमाल कर सके। डंजन का पता चलते ही वो नीचे कूद जाते हैं, दीवारें तोड़ते हुए सीधा बॉस के कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी बीच लॉयड और बाकी सब लोग डंजन के अंदर चल रहे होते हैं। सेलेन और फाइलो रिहो को अलग ले जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या वो सच में लॉयड से प्यार करती है या नहीं। जब तीनों अपने गुदर कर रहे होते हैं तब लॉयड आगे बढ़कर उस बड़े सांप को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मारी की मुलाकात मिकोना से होते हैं। मारी देखते ही समझ जाते हैं कि मिकोना के शरीर में एक बहुत बड़ा ट्रेन घुस चुका है और वो सोचने लगते हैं कि उसे कैसे बचाया जाए। तभी मिकोना मारी से कहते हैं कि लॉयड ने उसका प्यार उसे छीन लिया। ये सुनकर मारी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं और हैरान होकर सोचते हैं कि उसका सीधा साधा लॉयड ऐसा नहीं कर सकता। इतने में मिकोना अपनी जड़ों से मारी को बांध लेते हैं और उसे जोर जोर से चिल्लाने को कहते हैं ताकि लॉयड उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाए। पर तभी लॉयड वैसे भी वहाँ पहुँच जाता है और मिकोना से कहता है कि वो मारी को तुरंत छोड़ दे। मिकोना हवा में उड़कर लॉयड पर अपने पंजों से हमला करते हैं, लेकिन लॉयड एक ही मुक्के से उसे पीछे धकेल देता है। मिकोना फिर त्रियन की पावर का इस्तेमाल करके उस पर बेलों से हमला करते हैं, लेकिन लॉयड उन सब अटैक्स को ऐसा डॉज करता है जैसे उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो। फिर वो उन जड़ों का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़कर वापस मिकोना की तरफ फेंक देता है। मिकोना फिर अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला करते हैं और उसे डंजन की दीवार के साथ घसीट के ले जाते हैं। लॉयड उसका हाथ पकड़कर उसे आसानी से दूर फेंक देता है और कहता है कि उसके गांव में तो ये सब बिल्कुल आम बात है। फिर वो बताता है कि वो कुनलुन गांव से है। मिकोना को लगता है कि लॉयड उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि कुनलुन गांव सिर्फ परियों की कहानी में होता है। गुस्से में वो एक बार फिर बेलों से उस पर हमला कर देते हैं। तभी बाकी लड़कियां भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लॉयड बताता है कि सामने मिकोना है और वो उसे कैसे भी करके हराएगा और उस बड़े सांप को भी, ताकि वो साबित कर सके कि वो भी एक महान सैनिक बन सकता है। अपने साथियों को बचाने के लिए वो एक हमला खुद से सह लेता है और घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं और मिकोना के साथ लड़ाई जारी रखता है। लड़ाई के दौरान मिकोना लॉयड को जमीन पर गिरा देते हैं और कहते हैं कि अब वो उसका काम तमाम कर देंगे। फिर वो अपने जड़ों से उस पर हमला करते हैं, लेकिन मिकोना हैरान रह जाते हैं जब लॉयड उस जड़ को पकड़ लेता है और उसी का इस्तेमाल करके मिकोना को सीधा आसमान में इतनी जोर से उड़ा देता है जैसे पोकेमॉन में टीम रॉकेट को उड़ा दिया गया हो। अब मिकोना के जाते ही वो बहुत बड़ा सांप सामने आ जाता है और बताता है कि वो कुनलुन गांव का गार्डियन बीस्ट है। वो कहता है कि लॉयड पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसी बीस्ट का नाम वित्रा होता है और ये वही बीस्ट है जिसकी स्किन से सेलेन की वो बैले बनाए गए थे। लॉयड उससे पूछता है कि क्या वो उसे पहचानता है। वित्रा जवाब देता है कि जब उनकी पिछली बार मुलाकात हुई थी तब लॉयड बहुत छोटा था। वित्रा अपना दर्द शेयर करता है। वो आल्का साली पागल बुढ़ी ने एक्सकैलिबर का इस्तेमाल करके मेरे स्किन का हिस्सा काट लिया था और उसी से एक एप्रॉन बना लिया था। मैं परेशान हो गया यार उससे। तभी वो बुढ़ा आदमी सो वहाँ आता है और लॉयड से पूछता है कि उसे देखकर उसे क्या लगता है। लॉयड सीधा जवाब देता है कि वो एक बुरा इंसान है। सो फिर उसे पूछता है कि क्या वो हीरो बनना चाहता है जो दूसरों की रक्षा करेगा। वो लॉयड को कुछ देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातें पूरी होने से पहले ही आल्का जमीन के अंदर से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया। आल्का मुड़कर वित्रा को देखते हैं और उससे बात करने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर सो वित्रा के पीठ पर कूद जाता है और कहता है कि वो इसे मार देगा। उसका कहना होता है कि अगर वित्रा मर गया तो कुनलुन के चारों तरफ बनी बैरियर टूट जाएगी और आल्का की सारी शक्तियां भी खत्म हो जाएगी। सो तुरंत वित्रा की कोर को तबाह कर देता है। आल्का लात मार कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर हाँ, सबके हैरानी के लिए आल्का की पावर्स बिल्कुल भी गायब नहीं होती। तब पता चलता है कि वित्रा ने
अपना सोल सेलेन की बेल्ट में घुसा दिया था। अलका को याद आता है कि एक दिन काम करते वक्त उसने गलती से उस एप्रोन का एक टुकड़ा फाड़ दिया था और बाद में उसे एक मैजिक आइटम कहकर बहुत सस्ते दाम में बेच दिया था। सो कहता है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुनलुन के सील को कैसे भी करके तोड़ने वाला है और लास्ट डंजन को सामने लाएगा। इतना कहकर वो टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके जाते ही डंजन टूटने लगता है। तभी एलन अंदर आता है और अपने दोस्तों को बचाने लगता है। अलका भी टेलीपोर्ट होकर वहाँ से निकल जाते हैं और आखिरकार सब लोग जिंदा बाहर आ जाता है। लेकिन पूरा क्रेडिट एलन को मिलता है कि सांप को उसने हराया और डंजन को गिरा दिया। इसके बाद उसे राजा के सामने पेश किया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो अपनी पसंद का कोई भी इनाम मांग सकता है। लेकिन एलन मना कर देता है क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। पर राजा और बाकी स्टूडेंट्स को लगता है कि एलन बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदा है, इसलिए सब उसकी तारीफ करने लगता है। आखिर में राजा उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल दे देता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो नाम काफी जबरदस्त लगता है। अगले दिन अलका टेलीपोर्ट होकर लॉयड और बाकी सबके पास आते हैं और बताते हैं कि वो उन्हें थोड़ी देर के लिए कुनलुन ले जाएंगे। इतना कहकर वो सबको टेलीपोर्ट कर देते हैं। उसी दिन बाद में राजा को जियो एम्पायर की तरफ से एक लेटर मिलता है। अब क्योंकि दोनों देशों के बीच का मैटर सॉर्ट हो गया था, तो इसी खुशी में वो एक फ्रेंडली कंपटीशन रखने की रिक्वेस्ट करता है। राजा फैसला करता है कि वो अपने देश का सबसे पावरफुल हीरो भेजेगा, यानी हमारे ड्रैगन स्लेयर एलन को। मीना को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो एलन की ट्रेनिंग कराए और ध्यान रखे कि वो भाग न जाए। दूसरी तरफ लॉर्ड और बाकी ग्रुप अलका दादी के साथ कुनलुन की तरफ चल पड़ते हैं। अलका बताते हैं कि क्योंकि उसकी सारी पार्ट्स वापस नहीं आई हैं, तो वो सबको सीधा टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें चल के जाना पड़ रहा है। क्रोम और कॉलिन भी उनके साथ चल पड़ता है क्योंकि वो मैर्थोहन से मिलना चाहता है जो गाँव के खेतों में काम कर रहा है। कुछ देर बाद सब लोग एक मैजिकल गेट के पास पहुँचते हैं। अलका गेट कीपर को आवाज लगाते हैं जिसका नाम प्रोफेसर र्यूक है, जो असल में एक डॉर्फ है और नए नए एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करने का शौक रखते हैं। और उसी ने अलका को वित्रा की स्किन से एक एप्रोन बनाने का आइडिया दिया था। जल्दी ही सबको समझ आ जाता है कि र्यूक भी अलका की तरह काफी अजीब और पागल से है, लेकिन अपने सारे राज खुलने से पहले ही वो सबको गेट के अंदर धक्का दे देते हैं और कुनलुन गांव में भेज देते हैं। गेट के दूसरी तरफ पहुंचकर सब देखते हैं कि गांव देखने में बिल्कुल नॉर्मल सा है। मतलब सबको लगा था कि यहाँ सोने के घर होंगे और जादू से बनी सड़कें होंगे, लेकिन लॉयड कहता है कि ये बस एक आम गाँव ही है। तभी मारी सबको सावधान रहने को कहते हैं और बताती है कि ये गाँव बिल्कुल भी आम नहीं है। वो क्रोम, कॉलिन और रिहो से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कुछ खास महसूस किया। तीनों का चेहरा तुरंत बदल जाता है और वो कहते हैं कि इस जगह हर तरफ से अद्भुत शक्तियाँ महसूस हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला परिवार शॉपिंग के लिए जा रहा है, लेकिन उसके बच्चे और बुजुर्ग आसानी से पूरे बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाता है। वो लोग किसी को मैसेज भेजने के लिए कागज पर लिखते हैं और उसे इतने जोर से फेंक देते हैं कि वो हजारों किलोमीटर दूर मौजूद इंसान तक पहुंच जाता है। और जब उन्हें जल्दी कहीं जाना होता है तो वो खुद को उस जादुई तोप से उड़ा देते हैं। उनके शरीर इतनी मजबूत होती है कि अगर वो किसी पहाड़ से टकरा भी जाए तो उन्हें कुछ नहीं होता, पहाड़ को होता है। थोड़ी ही देर में गाँव वाले लॉयड को पहचान लेते हैं और गाँव में उसका स्वागत करता है। तभी दूर से लॉयड के दादाजी पीरियड वहाँ आता है, जो अपने पीठ पर एक बहुत बड़ी मछली उठाए चल रहे होते हैं। फाइलो उन्हें देखकर पहचान लेता है कि वो पीरियड है, जो ऑगर लॉर्ड के नाम से भी मशहूर है और वो वही इंसान है जिसके मार्शल आर्ट स्टाइल फाइलो ने खुद प्रैक्टिस की है। लॉयड उनका इंट्रोडक्शन करवाता है। तब बुढ़ा आदमी बताता है कि जिसे फाइलो मार्शल आर्ट समझते हैं वो असल में बस सुबह की एक्सरसाइज है जो वो गाँव वालों के साथ करता है। ये सुनकर फाइलो की आत्मा हिल जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस मार्शल आर्ट्स को वो इतनी महान समझती थी वो सिर्फ एक एक्सरसाइज निकली। फिर वे बुढ़ा उसे वादा करता है कि वो उसे अच्छे से सिखाएगा। ये सुनकर फाइलो बहुत खुश हो जाते हैं। रिहो उस मछली को उठाने में मदद करना चाहते हैं और सब लोग अलका के घर की तरफ चल पड़ता है। इतना भारी मछली उठाकर चलने की वजह से रिहो बुरी तरह थक जाते हैं। इसी दौरान कॉलिन और क्रोम मैर्थोहन के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। रिहो उन्हें खेतों की तरफ भेज देते हैं और वहाँ जाकर वो अपने पुराने दोस्त मैर्थोहन से मिलता है, जिसे कॉलिन प्यार भी करते हैं। पर मैर्थोहन का पूरा हुलिया बदल चुका होता है, एकदम सिक्स पैक्स, एब्स और जो लंगोट पहनने का स्टाइल है भाई, डिंग डिंग। सब बैठकर उससे पूछते हैं कि क्या वो किंगडम वापस आएगा। मैर्थोहन कहता है कि चाहे उस दिन डीमन लॉर्ड ने उसे एक मॉन्स्टर में बदल दिया हो, लेकिन फिर भी उसका हाथ था उन सब में, इसलिए अब वो इस गाँव में बहुत खुश है और खेती करके ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर सुसु बॉडी आए तो खेत में कर देना, हाँ रोकना मत। भाई फसलों को क्या न्यूट्रिशन मिलता है। कॉलिन सोचते हैं कि वो इस भद्दे आदमी से प्यार कैसे कर बैठे, लेकिन फिर इसके सिक्स पैक्स ऐप देखकर उसका जवाब खुद ही मिल जाता है। इसी बीच सेलन लॉयड के परिवार से मिलते हैं। वो सबके सामने शादी का कार्ड निकालते हैं और चाहते हैं कि सब लोग उसे साइन कर दे ताकि लॉयड के साथ उसकी शादी पक्की हो सके। लेकिन साइन होने से पहले ही बाहर किसी बहुत बड़े जीप के चलने की आवाज आती है। अलका कहते हैं, अबे यार वो छिपकली फिर से आ गई, उसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो सारे खेत बर्बाद कर देती है। रिहो बाहर जाकर देखने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है। वो सोचते हैं कि शायद उस छिपकली को मारकर उसे पैसे कमाने का मौका मिल जाए, लेकिन बाहर एक बहुत बड़ा लाल ड्रैगन होता है। रिहो उसे देखते ही डर के मारे भागने लगते हैं। तभी घर के बच्चे शादी के कार्ड से वो पेपर प्लेन्स बनाते हैं और उन्हें ड्रैगन की तरफ उड़ा देते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि उन पेपर प्लेन से ड्रैगन डर के भाग जाता है। ये देखकर रिहो और सेलेन दोनों और भी ज्यादा उदास हो जाता है। उस रात गाँव की
के बुजुर्ग सबके लिए एक बड़ा पार्टी रखता है। सब मिलकर खाना एंजॉय करता है। फाइलो बताती है कि उसने बुढ़े मास्टर से बहुत कुछ सीखा, लेकिन पीरियड माफी मांगते हुए कहता है कि बुरा मत मानना बच्ची, इस बार मैं तुम्हें सिर्फ बेसिक एक्सरसाइज सिखा पाया, पर अगली बार जब तुम आओगे तब मैं और कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। ये सुनकर फाइलो को दोबारा जोर का झटका लगता है, क्योंकि जिसे वो इतनी मुश्किल ट्रेनिंग समझ रहे थे वो तो सिर्फ बेसिक्स के बेसिक्स निकले। उसके बाद सब मिलकर दावत शुरू करता है। मैरतोहन बताता है कि खाने की सारी चीजें उसने खुद शिकार करके लाया है और हर डिश एकदम ताजे मौसम से बनाई गई है। खाना खत्म होने के बाद रिहो सफाई में हाथ बटाते हैं। ये देखकर यू कहते हैं कि अगर रिहो इस आदत को बनाए रखे तो वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगी, चाहे वो ये सब पैसे के लिए क्यों ना कर रही हो। इसके बाद गाँव के बुजुर्ग लोग लॉयड से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि उनमें से कौन सी लड़की उसको पसंद है। लॉयड कहता है कि वो सिर्फ उसके दोस्त है, गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं भाई, मेरे जैसे कमजोर लड़के को कौन नहीं पसंद करेगी। तब एल्डर्स रिहो और फाइलो की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने बहुत मदद की है। ये सुनकर सेलन को बहुत जलन होते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वो लॉयड के परिवार को इम्प्रेस नहीं कर पाए। उधर अल्का और यूक आपस में शो के बारे में बात करता है, जो लास्ट डंजन को खोलना चाहता है। यूक कहते हैं कि शायद अब उस डंजन को खोलने का सही वक्त आ गया है, क्योंकि इंसानों ने अब जादू पर काफी रिसर्च कर ली है और इस बार पिछली बार की तरह दवाई भी नहीं होगी। दूसरी तरफ मैरतोहन मारी से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे और उसके फादर को इतनी परेशानी उठाने पड़े। मारी उसे माफ कर देते हैं और उस आदमी के बारे में पूछते हैं जिसने उसका दिमाग मैनिपुलेट किया था। मैरतोहन कहता है कि उसे उस आदमी का चेहरा ठीक से याद नहीं, लेकिन उसकी एक बात याद है, वो हमेशा पूछता था मुझे देख के क्या लगता है। ये सुनते ही मारी को पुरानी बात याद आ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि असली मुजरिम सो ही है। अगले सुबह सब लोग वित्रा को दोबारा जिंदा करने के लिए लास्ट डंजन की तरफ निकलते हैं। रिहो बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वह बहुत सारा खजाना मिलेगा जिससे वो बहुत पैसा कमा लेंगे। लेकिन यूक समझाती है कि ये कोई मामूली डंजन नहीं है, असल में ये डंजन मॉन्स्टर्स, डीमन लॉर्ड और कई खतरनाक चीजों से भरा हुआ है। दुनिया के बाकी सारे डंजन्स असल में इसे लास्ट डंजन को छुपाने के लिए बनाए गए थे। यूक बताते हैं कि कुनलुन गांव और उसके मुखिया अल्का की जिम्मेदारी है कि वो इस लास्ट डंजन की देखभाल करे, ताकि कोई डीमन लॉर्ड बाहर ना निकल सके। अगर वो आजाद हो गए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन अभी अल्का अपनी इस हालत में काफी कमजोर है। उसका वित्रा के साथ ऐसा कनेक्शन था कि अल्का को होने वाला हर नुकसान वित्रा पर ट्रांसफर हो जाता था और अल्का वित्रा के पार्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते थे। इसी वजह से वो इतने ओवरपावर्ड थे। ये कहते हैं कि अगर इस वक्त उस लास्ट डंजन को खोला गया तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, इसलिए सबसे पहले वित्रा को दोबारा जिंदा करना जरूरी है, ताकि अल्का अपने पार्ट्स वापस पा सके। क्रोम और बाकी लोग पूछते हैं कि उस डंजन को खोलते कैसे है। युग बताते हैं कि उस डंजन की चाबी असल में होली स्वॉर्ड है। उसे नहीं पता कि वो तलवार पत्थर से कैसे निकाली गई, लेकिन क्रोम बताता है कि अब वो शाही तहखाने में सुरक्षित रखी हुई है। ये सुनकर युग एक अजीब से स्माइल के साथ कहता है कि उसका अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद युग सेलेन से वो बेल्ट ले लेते हैं और वित्रा के लिए नया शरीर बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो वित्रा को सच में मांस के अंदर लपेट देती है और उसे मटन की तरह पकाने लगती है। इस पूरे प्रोसेस के बाद वो उसे एक अंडे के अंदर रखकर लगभग 3 घंटे तक पकाते हैं। फिर अंडा बाहर निकालकर कहते हैं कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और वित्रा अब उस पोकेबॉल के अंदर है। इसके बाद वो आर्थर को धीरे से मारते हैं और सबको दिखाते हैं कि अल्का को दर्द महसूस हो रहा है। इसका मतलब है कि अल्का और वित्रा के बीच का कनेक्शन फिलहाल टूट चुका है। ये कहते हैं अगर तुम में से किसी को अपनी वरास निकालना हो तो ये सही मौका है, क्योंकि इस वक्त अल्का बस एक 9 साल की बच्ची जितनी ताकत रखते हैं और उसमें ज्यादा समझ भी नहीं है। सब लोग मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन जैसे ही अल्का अपनी डरावनी आंखों से उन्हें देखती है सब तुरंत अपना इरादा बदल देते हैं। इसके बाद यू कहते हैं कि सबको अब किंगडम वापस चलना चाहिए, कि फिर टूर्नामेंट शुरू होने वाला होगा। वो कहते हैं कि उसे अल्का से अकेले में जरूरी कुछ बात भी करनी है। योग अल्का को गाँव के बाहर जंगल में ले जाते हैं और अचानक उसे गहरे गड्ढे में गिरा देते हैं। फिर वो अपना असली इरादा बताते हैं। वो कहते हैं कि उसने वित्रा को दोबारा जिंदा नहीं किया, बल्कि हमेशा के लिए उसे सील कर दिया है, जिससे अल्का का उससे कनेक्शन हमेशा के लिए टूट गया है। वो ये भी बताते हैं कि अभी तक जितने भी हादसे हुए थे उन सब में उसी ने सो और शोमा की मदद की थी। लॉयड के दोस्तों की वजह से होली स्वॉर्ड की लोकेशन भी पता चल गई और अब वो उसे हासिल करके लास्ट डंजन खोल देंगे। इतना कहकर वो उस गड्ढे को एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गेट के पास वो देखते हैं कि लॉयड को छोड़कर बाकी सब लोग मौजूद है। वो सबसे कहते हैं कि वो लोग पहले निकल जाए, क्योंकि उसे लॉयड के साथ कुछ प्राइवेट बात करनी है। सब उसकी बात मानकर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद लॉयड वापस आता है। युग उससे कहते हैं कि अल्का को ढूंढने जाए, क्योंकि इस वक्त वो कमजोर है और किसी मुश्किल में पड़ सकती है। इतना कहकर युग खुद गेट के अंदर चले जाते हैं और उसे बंद कर देती है, ताकि गाँव से कोई भी उसके पीछे न आ सके। तभी मैरतोहन बे ग्रुप के पास आ जाता है। वो बताता है कि वो मारी को कुछ सब्जियां देना चाहता था माफी के तौर पर, लेकिन सब लोग उसके पहुंचने से पहले निकल गए, इसलिए वो खुद चलकर आ गया। युग सबको बताते हैं कि उसने गेट थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि इसका बहुत माना खर्च हो गया। थोड़ा रिकवर होने के बाद वो उसे दोबारा खोल देंगे, तब तक लॉयड को अल्का के साथ ही रहना होगा। सेलेन और फाइलो थोड़ी उदास हो जाते हैं, क्योंकि लॉयड उनके साथ नहीं है। कॉलिन तुरंत मैरतोहन का हाथ पकड़ते हैं और उसे लेकर शहर की तरफ भाग जाते हैं। दूसरी तरफ रिहो कुनलुन गांव से लाई हुई महंगी चीजें बेचकर बहुत सारा सोना कमा लेते हैं। वापस आते वक्त
युग उससे कहते हैं कि उसका मिथ्रिल हाथ काफी खराब हो गया है, इसलिए अगर वो चाहे तो वो फ्री में उसे ठीक कर सकती है। रियो कहते हैं कि वो इस बारे में सोचकर बाद में उसे बताएंगे। उसके बाद वो मीना से मिलते हैं। दोनों कुनलुन गांव में देखी हुई अजीबोगरीब चीजों के बारे में बात करते हैं और फिर हॉस्पिटल में रोल से मिलने जाता है। रोल अब काफी हद तक ठीक हो चुके होते हैं और अपनी पुरानी हरकतों पर लौट आए होते हैं। वो डायरी में टिप्स लिख रहे होते हैं कि कमजोर औरत होते हुए लोगों को मैनिपुलेट करके समाज में ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं। फिर रिहो से उस आदमी के बारे में पूछते हैं जिसने उसे होली स्वॉर्ड लाने को कहा था। रोल बताते हैं कि उसे उसका चेहरा ठीक से याद नहीं, लेकिन उसकी एक बात याद है, वो हमेशा पूछता था मुझे देख के क्या लगता है। ये सुनते ही रिहो को डंजन में सो की बातें याद आ जाते हैं, इसलिए वो उस आदमी के बारे में और ज्यादा जानकारी मांगते हैं। रोल कहते हैं कि उसे उस आदमी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन उसे इतना याद है कि उसके साथ एक और बच्ची भी थी जो लगातार एक लॉलीपॉप चूसती रहती थी। ये सुनकर रिहो को तुरंत यो का चेहरा दिमाग में आता है और समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसके बाद वो मीना के साथ स्टेडियम पहुँचते हैं और वहाँ क्रोम से मिलते हैं। क्रोम बताता है कि दोनों देशों के राजा कुछ ही देर में पहुँचने वाला है और वो चाहता है कि रिहो इस पूरे इवेंट की सिक्योरिटी संभाले। फिर क्रोम मीना को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि क्योंकि कॉलिन इस वक्त वहाँ नहीं है, इसलिए वो आज के टूर्नामेंट में राजा का पर्सनल बॉडीगार्ड बने। तभी सब लोग देखते हैं कि एलन बहुत तेजी से उनके पास से निकलकर छुपने की कोशिश कर रहा है। वो उनसे मदद मांगता है और कहता है कि लोग उसे अजीबोगरीब नामों से बुला रहे हैं और उसे बहुत उम्मीदें लगा बैठे हैं। एलन कहता है कि वो लॉयड या बाकी लोगों जितना ताकतवर नहीं है और वो इस टूर्नामेंट में बुरी तरह हारना नहीं चाहता। पर रिहो और बाकी सब लोग उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि वो बस अपना बेस्ट है। इतने में अनाउंसमेंट होते हैं कि इवेंट शुरू होने वाला है। रिहो जब राजा की तरफ देखते हैं तो नोटिस करते हैं कि सो और शोमा उसके बिल्कुल पास खड़े हैं। फिर हमें पता चलता है कि सो असल में जियो एम्पायर का राजा है। ये देखकर उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाले है। थोड़ी देर बाद राजा एरिना में आकर स्टूडेंट्स का स्वागत करता है। रिहो तुरंत उसके सामने झुककर रिक्वेस्ट करते हैं कि टूर्नामेंट कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि उसे लगता है कि यह राजा की जान को खतरा है। राजा क्रोम से पूछता है कि लड़की कौन है। क्रोम बताता है कि प्रिंसेस मारी की दोस्त है। तुम प्रिंसेस मारी के दोस्त हो? अरे मेरे साथ आओ, तुम चाय पीकर बात करता है। उधर गाँव में लॉर्ड आल्का को उस गड्ढे से बाहर निकालता है। आल्का पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ है। लॉर्ड बताता है कि बचपन में वो भी इस गड्ढे में गिर गया था और आल्का और बाकी लोग ने उसे बचाया था। ये वही जगह थे जहाँ उसने फैसला किया था कि वो एक ताकतवर सैनिक बनेगा ताकि दूसरों की हिफाजत कर सके। उसे लगा कि अब क्योंकि आल्का के पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए वो भी इस गड्ढे में गिर गई होगी, तो वो तुरंत यहाँ आ गया। इसके बाद वो आल्का को बताता है कि गांव से बाहर जाने वाला गेट बंद है और उसे किसी तरह शहर पहुँचना ही होगा क्योंकि उसने एलन से वो कंपटीशन देखने का वादा किया था। आल्का कहते हैं कि अभी के लिए वो गाँव की तरफ चले, उसके पास उसे शहर पहुँचाने का एक प्लान है। दूसरी तरफ सो और शोमा युग से मिलता है और कहते हैं कि अब वो जल्दी ही अपना असली गोल पूरा करेंगे। युग कहते हैं कि चाहे वो बहुत होशियार हो, लेकिन बाकी लोगों की तरह ताकतवर नहीं है, इसलिए उन्हें उनकी हिफाजत करनी होगी। शोमा कहता है कि इसलिए तो वो दोनों यहाँ है, टेंशन मत लो। फिर वो मिकोना की तरफ इशारा करता है जो लॉयड से हारने के बाद एक कोने में उदास बैठी होते हैं। वापस गाँव में आल्का लॉयड को एक जादुई तोप के अंदर बिठा देते हैं और बहुत सारे मैजिक स्टोन्स का इस्तेमाल करके उसे सीधा किंगडम की तरफ उड़ा देते हैं। हवा में पहुँचते ही लॉयड विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपनी स्पीड और बढ़ा देता है ताकि वो समय पर शहर पहुंच सके। इसी दौरान एलन और जियो एम्पायर के स्टूडेंट्स के बीच मैच शुरू होने वाला होता है। एलन अपने कुल्हाड़ी से पहला हमला करता है, लेकिन सामने वाले लड़के आसमान में उड़ जाते हैं और अपना असली रूप दिखाते हैं। पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मिकोना होते हैं। वो सीधा एलन पर टूट पड़ते हैं और लगातार उसकी धुलाई करने लगते हैं। इसी दौरान जियो एम्पायर के राजा सो सबके सामने एक ऑफर देता है कि दोनों देश एक अलायंस बना ले। वो कहता है कि उसके पास आम इंसानों को काफी शक्तिशाली बनाने की ताकत है। अगर आज़ाम किंगडम उसे थोड़े पैसे और जरूरत की चीजें दे तो दोनों मिलकर बहुत आसानी से पूरे दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। जब सब लोग एलन की धुलाई देख रहे होते हैं, क्रोम और मीना उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शोमा अपना भयंकर ऑरा रिलीज करता है और याद दिलाता है कि वो लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। सो की बात सुनने के बाद आज़ाम किंगडम का राजा जवाब देता है कि जब वो डीमन लॉर्ड के कंट्रोल में था तब उसने अपने परिवार और अपनी प्रजा को बहुत दुख दिया था। तब उसने कसम खाई थी कि वो दोबारा कभी ऐसा नहीं होने देगा। इसी वजह से वो इज्जत के साथ उनका ये ऑफर ठुकरा देता है। तभी युग बाहर आते हैं और कहते हैं कि वो इस पूरे टूर्नामेंट का खुलिया बदल देंगे। लेकिन उसी वक्त सेलेन, रिहो, फाइलो और मारे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और बताता है कि उन्हें उसके प्लान का पता चल चुका है और वो जानते हैं कि उसने आल्का और लॉयड को गाँव में क्यों छोड़ दिया था। युग उन सबको देखकर हंसती है और पूछते हैं कि वो लोग उसे रोकने के लिए कर भी क्या सकते हैं। सेलेन कहते हैं कि चाहे वो पहले काम लड़के थे, लेकिन लॉयड ने ही उसे ताकतवर बनने की हिम्मत दी, इसलिए अब वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और युग को हरा देंगे। युग सोचते रह जाते हैं कि सेलेन ने अभी क्या बकवास की। इसके बाद बाकी लड़कियां भी कहते हैं कि वो लोग हमेशा लॉयड के सहारे नहीं रहेंगे, वो अपनी मेहनत से और ताकतवर बनना चाहते हैं। युग तुरंत बहुत सारे पोकेबॉल जैसी चीजें बाहर निकालते हैं और पूरे एरिना में मॉन्स्टरों को छोड़ देते हैं। वो बताते हैं कि अब उसने सबको बंदी बना लिया है और राजा को फैसला करना ही होगा कि वो होली स्वॉर्ड देगा या नहीं। लेकिन वो तब हैरान होते हैं जब पता चलता है कि सारे लोग पहले से ही
तैयार थे। असल में उन ऑडियंस की जगह बेहतरीन सैनिकों को बिठा दिया गया था, इसलिए सब तुरंत मौसर से लड़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान मार्तोहान अपनी कुल्हाड़ी लेकर राजा के पास पहुंचता है और शोमा से लड़ना शुरू कर देता है। दोनों लड़ते लड़ते सीधा एरिना में गिर जाता है। शोमा उसे याद दिलाता है कि चाहे उसने कितनी भी प्रैक्टिस कर ली हो, वो अब भी उसके सामने कमजोरी है। मार्तोहान कहता है कि उसने गांव में शोमा के बारे में सुना था। वो एक ऐसा लड़का था जो गांव की शांति भरी जिंदगी से बोर होकर एडवेंचरर बन गया था। मार्तोहान कहता है कि वो उसे खेती की असली ताकत दिखाएगा, लेकिन शोमा कहता है कि मार्तोहान गलत समझ रहा है। वो सिर्फ गांव से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बोर हो गया था और वो नहीं चाहता था कि उसका प्यारा सा भाई भी उसकी तरह बोर हो जाए। इसी वजह से उसने लॉयड को दुनिया की अलग अलग चीजें दिखाने का फैसला किया और उसके लिए पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचाने का प्लान बनाया ताकि लॉयड के लिए सब कुछ और ज्यादा मजेदार बन सके। दूसरी तरफ एलन सो का एक हाथ काट देता है, लेकिन वो तुरंत दोबारा जुड़ जाता है। सो बताता है कि वो असल में एक इंसान नहीं है, वो अलग अलग स्पेल्स, जादुई हथियार और एक इंसानी आत्मा से बना हुआ एक खास प्राणी है। बहुत पहले आल्का ने उसे इस दुनिया को बचाने के लिए हीरो के रूप में बुलाया था, लेकिन दुनिया में शांति लाने के बाद लोग उसके बारे में भूल गए और धीरे धीरे उसके जीने का मकसद ही खत्म हो गया। इसलिए अब उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, मरना। लेकिन इतनी आसानी से नहीं। वो पहले आल्का को मारेगा, फिर इस दुनिया में आतंक मचाएगा और तब जब कोई आकर उसे मारेगा तो वो बंदा दुनिया का हीरो बन जाएगा और सो आराम से एक विलेन के रूप में मर सकता है। और इस मकसद के लिए उसने लॉयड को चुना है। इसलिए वो तब तक विलेन का किरदार निभाता रहेगा जब तक लॉयड एक असली हीरो बनकर उसे मार कर दुनिया को बचा नहीं लेता। और क्योंकि शोमा भी लॉयड के लिए ये सब कर रहा था, इसलिए वो भी उस बुढ़े के साथ मिल गया। तभी लॉयड आसमान से सीधा एरिना के अंदर उतरता है और युग से कहता है कि आल्का ने उसे उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। मुझे पता चल गया है कि तुम वितरा को दोबारा जिंदा करने में फेल हो गई थी और इसी वजह से तुम गाँव छोड़कर भाग गई है ना। ऐसा थोड़ी करते युग, फेल हो गई तो क्या हुआ, दोबारा कोशिश कर लेना। ये सुनकर युग सोचने लगते है कि ये नादान बच्चा आसानी से किसी की बात पर भरोसा कैसे कर लेता है। लेकिन तभी मारी भी लॉयड को फुसला कर कहते हैं कि युग पागल हो गई है और उसने इतने सारे कीड़े बुला लिए हैं कि जब तक उन्हें एरिना से साफ नहीं किया जाता तब तक एलेन का मैच शुरू ही नहीं हो सकता। लॉयड तुरंत उन सारे कीड़ों को हटाने लगता है, लेकिन युग अपनी लॉलीपॉप हवा में उछालती है और एक अर्थ गोलेम को समन कर लेते हैं। फिर वो मिकोना को उस गोलेम के साथ जोड़ देते हैं और दोनों मिलकर लॉयड का सामना करते हैं। लॉयड भले ही उसे तोड़ देता है, लेकिन अर्थ गोलेम बार बार खुद को रीजनरेट कर लेता है। इसी वजह से लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है। धीरे धीरे लॉयड थकने लगता है और उसे काफी मार पड़ती है। तब मार्तोहान बीच में आकर उसे मोटिवेट करने लगता है। उसकी बातों से लॉयड का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और आखिरकार दोनों मिलकर अर्थ गोलेम को हरा देता है। उधर रिहो एक अलग तरीका अपनाती है। वो दूर से चिल्लाते हैं, ओए मिकोना, ये देखो मारी की चड्डी, अगर तुम्हें दम है तो इसे लेकर दिखाओ। मिको ने ये सुनकर तुरंत होश में आती है और गोलेम के अंदर से बाहर निकलकर उस चड्डी को लेकर उड़ जाते हैं। मिकोना के बाहर आते ही युग भी हैरान रह जाते हैं कि अर्थ गोलेम इतनी जल्दी कैसे हार गया। इसी बीच सेलेन छुप कर युग के पास से वो अंडा चुरा लेते हैं जहाँ वितरा को सील किया गया था। वो उस अंडे को पकड़कर वितरा को धमकी देते हैं कि अगर वो बाहर आकर उनकी मदद नहीं करेगा तो उसे सही में पका के खा जाएगी। हैरानी की बात ये होती है कि सेलेन की धमकी से वितरा इतना डर जाता है कि वो खुद ही सील को तोड़कर बाहर आ जाता है और उसी पल आल्का की असली शक्ति तुरंत वापस लौट आते हैं। युग तुरंत मदद के लिए सो और शोमा की तरफ देखते हैं, लेकिन दोनों किसी और ही काम में बिजी होते हैं। वो लॉयड की लड़ाई रिकॉर्ड कर रहे होते हैं क्योंकि उनका असली प्लान लॉयड को एक मशहूर हीरो बनाना है। तभी आल्का टेलीपोर्ट करके एरिना में आते हैं और अपनी जबरदस्त मैजिक से एक ही पल में सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। फिर वो युग की तरफ देखकर कहते हैं कि अब तो वो गई काम से, लेकिन उससे पहले ही शोमा और सो युग को बचा लेते हैं और तीनों वहाँ से बच निकलते हैं। जाते जाते सो कहता है कि उसका मन तो था आल्का से लड़ने का, लेकिन लॉयड की लड़ाई का इतना बढ़िया रिकॉर्डिंग हाथ लगी है जिसे उसे एडिट भी करनी है, इसलिए वो आल्का से बाद में मिलेगा। इसके बाद किंगडम में फिर से शांति लौट आती है। हमेशा की तरह इस बार भी राजा सबके सामने एलेन को ही हीरो घोषित करता है और किंगडम को बचाने का सारा क्रेडिट उसी को देता है। दूसरी तरफ लॉयड और उसके दोस्त अपने नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट जाता है। वो लोग मारी के घर को किसी रेस्टोरेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। आल्का अपनी अजीब हरकतों और उल्टे सीधे जादू से मारी को परेशान करते रहते हैं और लॉयड पहले की तरह एक और भी ताकतवर सैनिक बनने की तैयारी में लग जाता है। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना है। इसका कोई भी अगला सीजन नहीं है तो पार्ट 2 नहीं आएगा, ठीक है। जितना कुछ था मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड 500 कमेंट्स का टारगेट रखता है, उसे पूरा कर देना दोस्तों। कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसे लगे और अगर तुम्हें ऐसे मैजिकल ओवरपावर टाइप के एनिमेस देखना पसंद है देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। बाय।